काम माइंड क्लियर गोल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स का पूरा सारांश, जो कवर करता है सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक के सबसे महत्वपूर्ण विकास, अंतरिक्ष मिशन, रक्षा अनुसंधान, चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति और कटिंग एज तकनीकी इनोवेशंस, सब कुछ एक ही जगह बर्ड्स आई व्यू में। ये लेक्चर खास तौर पर तैयार किया गया है ताकि आईएएस, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपका हर सेकंड काम आए। तो चलिए आईएएसएन के साथ शुरू करते हैं काम माइंड क्लियर गोल की इस यात्रा को। नमस्कार। अंतरिक्ष में आजकल बहुत कुछ चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, हर हफ्ते कोई ना कोई नई खबर। वही तो। एक तरफ देखो तो एक्सियम मिशन 4 से शुभांशु शुक्ला की वापसी हुई, जो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, राकेश शर्मा जी के इतने सालों बाद। हाँ, पूरे 41 साल बाद। और दूसरी तरफ एनआईएसआर जैसे बड़े मिशन की तैयारी चल रही है जोरों पर। हाँ, एनआईएसआर तो वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो आज हमने सोचा कि इन्हीं सब डेवलपमेंट्स पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। सही है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसरो की हालिया गतिविधियां हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मिशन हैं और हाँ, भविष्य की योजनाएं भी। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब दस्तावेजों से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें निकालें और समझे कि भाई भारत और दुनिया के लिए स्पेस सेक्टर में चल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है आगे के लिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले एनआईएसआर की बात कर लेते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये नाम ही काफी वजनदार लगता है। हाँ, नाम में ही वजन है और काम में भी। ये वाकई एक बहुत बड़ा मिशन है। आप सोचिए, दुनिया की 2 टॉप स्पेस एजेंसियां नासा और इसरो एक साथ आए हैं। हाँ। और मिलकर पृथ्वी को पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से देखने के लिए एक सैटेलाइट बना रही हैं। अच्छा, और लॉन्च कब है इसका? अभी जो प्लान है वो 30 जुलाई 2025 का है, भारत के GSLV F-16 रॉकेट से। अपने श्रीहरिकोटा से? जी हाँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही। और इसकी खासियत ये सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार तकनीक है। ये क्या भला है, आम कैमरों से कैसे अलग हुई? ये बहुत ही अलग है। देखिए, जो सामान्य कैमरे होते हैं ना, हाँ। वो रोशनी पर निर्भर करते हैं। हाँ। अगर बादल हो या रात हो तो वो ज्यादा कुछ देख नहीं पाते। सही बात है। लेकिन सार ये अपनी रडार तरंगे भेजता है पृथ्वी की तरफ। अच्छा। और फिर वो तरंगे जब टकराकर वापस आती हैं तो उनके पैटर्न से तस्वीर बनाता है। तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरह का स्पेस में सुपरविजन है, जो अंधेरे और खराब मौसम, यहाँ तक कि धुएं के पार भी देख सकता है। अरे वाह, बादलों की कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। और एनआईएसआर में 2 तरह के रडार सिस्टम है, एल बैंड जो नासा ने बनाया है और एस बैंड जो आईएसआरओ ने विकसित किया है। 2 रडार। हाँ, और ये दोनों मिलकर इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये अलग अलग वेवलेंथ पर काम करते हैं, जिससे हमें सतह की ज्यादा डिटेल्ड जानकारी मिलती है। ये पृथ्वी की सतह की 3D मैपिंग तक कर सकते हैं। 3D मैपिंग स्पेस से? ये जमीन में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेगा? बिल्कुल, सेंटीमीटर जितने छोटे बदलाव भी। यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कमाल है। ये पृथ्वी की सतह, खासकर जमीन और बर्फ की चादरों में जो बदलाव हो रहे हैं ना, हाँ। जैसे कहीं जमीन धंस रही है या उठ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन सब को लगातार मॉनिटर करेगा। कहाँ होगा? बहुत जगह, जैसे भूकंप आने की संभावना वाले इलाकों की निगरानी में, ज्वालामुखी फटने से पहले होने वाले बदलावों को पकड़ने में, अच्छा। ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं ये जानने में, और तो और खेती में भी, मिट्टी में कितनी नमी है, फसलें कैसी बढ़ रही हैं, ये सब पता लगाने में भी मदद करेगा। खेती में भी? वाह। जी। इसका वो जो 12 मीटर का बड़ा एंटीना है ना? हाँ, सुना है, बहुत बड़ा है वो, और इसकी स्वीप सार तकनीक, ये इसे बहुत बड़े इलाके को एक साथ हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करने की क्षमता देते हैं। ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगा। पूरी पृथ्वी को हर 12 दिन में? हाँ, जमीन, बर्फ, समंदर, सब कुछ। और इसका डेटा सिर्फ नासा और इसरो तक ही सीमित नहीं रहेगा। अच्छा, तो फिर? नहीं, और यही बात इसे और भी खास बनाती है। इसकी जो डेटा पॉलिसी है वो ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस मतलब? वो प्रोसेसिंग के बाद 24 से 48 घंटों के अंदर दुनिया भर के वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और यहाँ तक के आम लोगों के लिए भी मुफ्त में उपलब्ध होगा। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सोचिए, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण रिसर्च, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए ये कितना बड़ा कदम है। हाँ, ये तो है। इसकी लागत कितनी है वैसे? कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब $15 बिलियन आंकी गई है।
इसमें भारत का हिस्सा लगभग 788 करोड़ रुपए है। तो ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। बहुत ज्यादा। ये न सिर्फ तकनीक का कमाल है, बल्कि भारत अमेरिका के बीच मजबूत होते स्पेस सहयोग का भी प्रतीक है। वाकई ये तो पृथ्वी को समझने का एक नया नजरिया देगा। अच्छा, अब जरा अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें। शुभांशु शुक्ला और एक्सियम मिशन 4, मतलब राकेश शर्मा के 41 साल बाद कोई भारतीय ISS गया। ये खबर सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गर्व का पल था। शुभांशु शुक्ला, जो कि भारतीय वायुसेना के एक टेस्ट पायलट है, हाँ। वो 23 जून 2025 को SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम ग्रेस था, उसमें 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ISS के लिए रवाना हुए। और कमांडर पेगी विट्सन थी है ना, वो तो काफी अनुभवी एस्ट्रोनॉट हैं। जी हाँ, पेगी विट्सन कमांडर थी। उनके अलावा टिबोर कपू पायलट थे और स्लावोशिज उज़नान्स्की मिशन स्पेशलिस्ट थे। ISS पर 18 दिन रुके वो। वहां क्या क्या किया उन्होंने? सुना है काफी सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए। जी हाँ, उनका मुख्य काम इसरो ने जो एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए थे उन्हें करना था। इसरो के एक्सपेरिमेंट्स? अच्छा। हाँ। और ये प्रयोग मुख्य रूप से माइक्रोग्रेविटी, यानी वो जो भारहीनता की स्थिति होती है ना स्पेस में, हाँ। उसके असर को समझने पर केंद्रित थे। जैसे किस तरह के प्रयोग? ये भविष्य के लंबे मिशनों के लिए जरूरी हो सकता है। हाँ, खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर बीजों के अंकुरण पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है? टार्डीग्रेड्स जैसे बहुत छोटे लेकिन बहुत मजबूत जीव वहां कैसे रहते हैं? टार्डीग्रेड्स, वो वाटर बियर वाले? हाँ, वही। और अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती हैं स्पेस में, हाँ, ये तो बड़ी समस्या है, सुना है। उसे कैसे रोका जाए या कम किया जाए, इस पर रिसर्च हुई। यहाँ तक कि डिस्प्ले स्क्रीन्स के साथ इंसान कैसे इंटरैक्ट करता है माइक्रोग्रेविटी में, इस पर भी अध्ययन हुआ। ये सुनने में तो बड़े दिलचस्प लगते हैं प्रयोग, लेकिन इनका पृथ्वी पर क्या फायदा हो सकता है? देखिए, कई फायदे हैं, जैसे स्पेस में खाना उगाने की रिसर्च। जैसा मैंने कहा, लंबे स्पेस मिशनों के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही पृथ्वी पर भी मुश्किल हालात में खेती के नए तरीके विकसित करने में मदद कर सकती है। मांसपेशियों पर जो अध्ययन हो रहा है, उससे पृथ्वी पर उम्र बढ़ने या कुछ बीमारियों की वजह से जो मांसपेशियों की कमजोरी होती है, उसके इलाज खोजने में मदद मिल सकती है। और टार्डीग्रेड्स का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता है। तो ये सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, धरती के लिए भी महत्वपूर्ण रिसर्च है। अच्छा, और उन्होंने वहां से बच्चों से भी बात की थी ना? जी हाँ, ये भी मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा था। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से लाइव बात की। हाँ, वो देखा था मैंने। और भारत के कई शहरों जैसे तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, शिलोंग में NESA के स्टूडेंट्स, बेंगलुरु के स्टूडेंट्स इनसे वीडियो और हैम रेडियो के जरिए जुड़े। ये बढ़िया तरीका है बच्चों को प्रेरित करने का। बिल्कुल, युवा पीढ़ी को साइंस और स्पेस में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने का ये एक शानदार तरीका था। और फिर 15 जुलाई को वो सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करके लौट आए। सुरक्षित वापसी सबसे जरूरी। तो एक्सियम मिशन 4 को सिर्फ एक व्यक्ति का स्पेस में जाना ना समझें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान, मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। हाँ। ये नासा, एक्सियम स्पेस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण है। सही। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ, ये बात तो है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गगनयान मिशन की तरफ और जो भारत का सपना है अपना स्पेस स्टेशन बनाने का, उस तरफ एक मजबूत कदम माना जाए? निश्चित रूप से ये उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस का अनुभव मिला है, जो गगनयान और भविष्य के मिशनों के लिए काम आएगा। ये तो भविष्य ही बताएगा कि आगे क्या होता है। अच्छा, इन 2 बड़े मिशनों NISR और एक्सियम 4 के अलावा भी इसरो और स्पेस की दुनिया में काफी कुछ चल रहा है, जैसे वो कलाम 1200 टेस्ट हुआ था। हाँ, कलाम 1200 ये विक्रम 1 रॉकेट के लिए एक बहुत जरूरी सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज का जमीनी परीक्षण था। स्टैटिक फायर टेस्ट कहते हैं इसे। विक्रम 1 ये नया रॉकेट है? जी, ये स्काईरूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। और ये जो स्टेज टेस्ट हुआ कलाम 1200, इसे इसरो ने नागपुर की एक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। अच्छा,
तो प्राइवेट कंपनी का रॉकेट स्टेज। हाँ, और टेस्ट सफल रहा। करीब 11 सेकंड तक मोटर चली और उसने जबरदस्त थ्रस्ट मतलब धक्का पैदा किया, लगभग 1200 किलो न्यूटन। वाओ। ये दिखाता है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी बड़े रॉकेट बनाने में कैसे इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अच्छा कदम है। सही है, लेकिन देखिए हर बार सफलता हाथ नहीं लगती, जैसा शायद PSLV C61 के साथ हुआ। बिल्कुल, आपने सही आग गिलाया। मई 2025 में PSLV C61 मिशन, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 को लेकर जा रहा था, वो दुर्भाग्य से असफल रहा। सैटेलाइट अपनी तय कक्षा में नहीं पहुंच पाया। यह दुखद था। हाँ, दुखद तो था, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि स्पेस लॉन्च कितने जटिल और जोखिम भरे होते हैं। इसमें जरा सी चूक भी पूरा मिशन खराब कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसरो की खासियत यही है कि वो अपनी असफलताओं से सीखता है और मजबूती से वापसी करता है। हर मिशन से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। ये बात तो है। अच्छा, इसरो सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट ही नहीं बना रहा, बल्कि स्पेस में जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं वो करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। जैसे वो स्पेडेक्स मिशन, डॉकिंग वाली बात। हाँ, स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या था इसमें खास? जनवरी 2025 में इसरो ने 2 छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे PSLV C60 से। एक का नाम था SDX-01, जिसे चेजर यानी पीछा करने वाला कहा गया, और दूसरा था SDX-02, टारगेट यानी निशाना। चेजर और टारगेट। अच्छा। और स्पेस में इन दोनों ने पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब बिना धरती से सीधे कंट्रोल के, हाँ, एक दूसरे के पास आए, जुड़े, डॉकिंग हुई और फिर सफलतापूर्वक अलग भी हो गए, अनडॉकिंग। अरे वाह, मतलब स्पेस में 2 चीजें अपने आप जुड़ गई। जी हाँ। और ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से किया। जो डॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ वो भारत में ही बना है। ये क्यों जरूरी है डॉकिंग? ये तकनीक भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर हमें अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, हाँ, तो उसके अलग अलग हिस्सों को स्पेस में ले जाके जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए डॉकिंग चाहिए। अगर किसी सैटेलाइट में ईंधन भरना है या उसकी मरम्मत करनी है स्पेस में, तो भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी काम आएगी। तो ये भविष्य के हमारे स्पेस एम्बिशन के लिए एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। सही कहा। और आत्मनिर्भरता की बात चली है तो इसरो ने अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर भी बनाए हैं, विक्रम और कल्पना नाम से। जी हाँ, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये भारत में ही डिजाइन किए गए और चंडीगढ़ के पास सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL में बनाए गए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में इस्तेमाल होंगे। मतलब जो सैटेलाइट या रॉकेट का दिमाग होता है उसमें। अच्छा। अभी तक हम ज्यादातर विदेशी प्रोसेसर पर निर्भर रहते थे। ये स्वदेशी प्रोसेसर उस निर्भरता को कम करेंगे और भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में, खासकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये मार्च 2025 में लॉन्च हुए थे। ये तो हुई क्षमताएं बढ़ाने की बात। अब जरा भविष्य की योजनाओं पर नजर डालें। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन को भी मंजूरी मिल गई है। हाँ, लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इसरो और जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA का एक जॉइंट मिशन है। जापान के साथ? जी, और इसका लक्ष्य बहुत ही रोमांचक है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव के उन इलाकों में जाएगा जो हमेशा अंधेरे में रहते हैं। परमानेंटली शैडोड रीजन? बिल्कुल, जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना जाता है कि वहां बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है। पानी? हाँ, चांद पर? हाँ, और ये मिशन सिर्फ वहां उतरेगा ही नहीं, बल्कि वहां से मिट्टी और पत्थर के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस भी आएगा। क्या बात है, सैंपल रिटर्न। जी हाँ, ये भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। इसके लिए एक ज्यादा बेहतर लैंडर और रोवर बनाया जाएगा, जिसमें भारत और जापान के अलावा शायद दूसरे देशों के भी उपकरण लगे हों। कैबिनेट ने इसे मार्च 2025 में मंजूरी दे दी थी। लॉन्च कब तक हो सकता है इसका? अभी जो योजना है वो 2027-28 के आसपास लॉन्च करने की है। सैंपल रिटर्न, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। चांद से मिट्टी लाना, और क्या बड़ी योजना है पाइपलाइन में? हाँ, और भी बड़ी खबरें हैं।
सितंबर 2024 में कैबिनेट ने कुछ और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी थी। जैसे सबसे बड़ा ऐलान था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बास का। अपना स्पेस स्टेशन ISS जैसा। हाँ, लक्ष्य है 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में स्थापित करना, जिसका पहला मॉड्यूल मतलब पहला हिस्सा BS-1 2028 तक लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है। 2035 तक, मतलब अगले 10-11 साल में। जी, और इसके लिए सरकार ने अलग से फंडिंग भी मंजूर की है, करीब 20,193 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है भारत के लिए स्पेस में। बिल्कुल, और इसी के साथ शुक्र ग्रह के लिए भी एक मिशन को मंजूरी मिली है, शुक्र ऑर्बिटर मिशन VOM, जिसे शुक्रयान 1 भी कहा जा रहा है। शुक्र ग्रह, वीनस। हाँ, वीनस, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, लेकिन वहां के हालात पृथ्वी से बहुत अलग और काफी रहस्यमयी हैं। बहुत गर्म, एसिड वाले बादल। हाँ, सुना है। ये मिशन शुक्र के ऑर्बिट में घूमकर उसके घने वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि शुक्र ऐसा क्यों बना। इसका लॉन्च 2028 के आसपास हो सकता है, शायद मार्च 2028 में। चंद्रयान, मंगलयान और अब शुक्रयान और अपना स्पेस स्टेशन भी गजब की प्लानिंग है। लेकिन इन सब बड़े मिशनों को लॉन्च करने के लिए क्या हमारे पास उतने शक्तिशाली रॉकेट हैं? स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स तो भारी होंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। NGLV, ये क्या है? ये इसरो का भविष्य का रॉकेट होगा, एक भारी भरकम सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला और सबसे जरूरी बात, दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाला रियूजेबल रॉकेट। रियूजेबल, स्पेसएक्स जैसा? हाँ, उसी तरह का कॉन्सेप्ट। इससे लॉन्च की लागत काफी कम हो जाएगी और ये रॉकेट हमारे मौजूदा सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3, जिसे पहले GSLV M3 कहते थे और जो चंद्रयान 3 ले गया था, हाँ, बाहुबली रॉकेट, उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। लक्ष्य है कि ये LVM-3 से लगभग 3 गुना ज्यादा थ्रस्ट पैदा करे और 1.5 गुना ज्यादा पेलोड ले जा सके। कितना पेलोड? लगभग 10 टन जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में और 20 टन लो अर्थ ऑर्बिट में। बाप रे, इतना भारी? जी हाँ, ये भारत को भारी सैटेलाइट लॉन्च करने, स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल भेजने और गहरे अंतरिक्ष मिशन भेजने में पूरी तरह सक्षम बनाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि इसी NGLV का इस्तेमाल करके 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर उतारा जाए। इंसान को चांद पर 2040 तक? वाह, ये योजनाएं सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब अगले 15-20 साल भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए जबरदस्त होने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इन सब के लिए मतलब इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स, लूपैक्स, बैजूस, शुक्रयान, NGLV, गगनयान, इन सब के लिए एक साथ संसाधन, पैसा और वो जो एक्सपर्ट लोग चाहिए वो जुटाना एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? ये एक बहुत ही वाजिब और महत्वपूर्ण सवाल है। ये मिशन बहुत महत्वाकांक्षी हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इनके लिए भारी निवेश की जरूरत होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और सबसे ज्यादा जरूरी कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नीशियन चाहिए होंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन यहीं पर आयन स्पेस जैसी संस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आयन स्पेस, वो जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनी है। जी हाँ, आयन स्पेस का काम है निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो के साथ मिलकर इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना, उन्हें टेक्नोलॉजी देना, सुविधाएं देना। तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बड़ा रोल निभाएगा? बिल्कुल, हमने देखा भी है। जैसे बेंगलुरु की कंपनी पिक्सल ने जनवरी 2025 में अपने पहले 3 हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स फायरफ्लाइज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पिक्सल तो काफी चर्चा में है। ये दिखाता है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो भविष्य में शायद हम देखेंगे कि इसरो बड़े एक्सप्लोरेशन मिशंस पर फोकस करेगा और बहुत सारे दूसरे काम जैसे सैटेलाइट बनाना, लॉन्च सेवाएं देना, इसमें प्राइवेट कंपनियां ज्यादा भूमिका निभाएंगी। सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी का सही संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जारी रहेगा, है ना? जैसे वो ESA का प्रोबा 3 मिशन भारत के PSLV से लॉन्च हुआ था। हाँ, दिसंबर 2024 में PSLV XL C59 ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये मिशन क्या था? ये मिशन भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें 2 छोटे सैटेलाइट्स हैं
जो एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए एक साथ उड़ेंगे। इसे फॉर्मेशन फ्लाइंग कहते हैं। फॉर्मेशन फ्लाइंग। हाँ, और ऐसा करके वो मिलकर एक तरह का वर्चुअल टेलीस्कोप बनाएंगे, जिससे वो सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना का अध्ययन बहुत सटीकता से कर पाएंगे, जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय होता है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत का PSLV अभी भी विदेशी ग्राहकों के लिए कितना भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। निसार खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। तो हमने आज काफी सारी चीजों पर बात की। निसार की वो पैनी नजर जी। जो पृथ्वी को देखेगी, हाँ एक्सियम 4 मिशन और शुभांशु शुक्ला की वो प्रेरणादायक उड़ान, जी, स्पेडेक्स से मिली वो स्पेस में डॉकिंग की अहम क्षमता, बिल्कुल। फिर भविष्य के वो बड़े सपने, लूपेक्स, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, NGLV, शुक्रयान। अगर इन सब डेवलपमेंट्स को समेटना हो तो आप मुख्य बातें क्या कहेंगी? मतलब बिग पिक्चर क्या उभर रही है? मुझे लगता है 3-4 मुख्य बातें हैं जो साफ नजर आ रही हैं। पहली कि ISRO लगातार अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और कॉम्प्लेक्स मिशन करने में महारत हासिल कर रहा है, चाहे वो प्रिसाइज डॉकिंग हो, स्वदेशी प्रोसेसर बनाना हो या फिर ज्यादा शक्तिशाली और रीयूजेबल रॉकेट विकसित करना हो। हाँ, ये तो दिख रहा है। दूसरी बात, भारत अब स्पेस में बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रहा है। अब हम सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपना स्पेस स्टेशन बनाने, चांद पर इंसान भेजने, दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। सही। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कोलैबोरेशन, यानी सहयोग। चाहे वो नासा, जैक्सा, ESA जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हो या फिर देश के अंदर बढ़ते हुए प्राइवेट सेक्टर के साथ हो, ये दोनों ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा के महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहे हैं। और चौथी बात, इन सब का असर सिर्फ विज्ञान या तकनीक तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इसका असर भारत की कूटनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, रोजगार पर और यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। बेहतर मौसम की भविष्यवाणी से लेकर आपदा प्रबंधन तक। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए स्पेस में एक ये बहुत ही रोमांचक और अहम दौर चल रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं और दुनिया भी अब भारत की स्पेस क्षमताओं को गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब विकास न सिर्फ वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जैसा मैंने कहा, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मौसम की भविष्यवाणी, रिसोर्स मैपिंग, आपदा प्रबंधन जैसी सेवाएं भी पहले से कहीं बेहतर होंगी, जिनका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। सही है। पहली बात यह है कि जब हम 2030-35 में अपना स्पेस स्टेशन और 2040 में चांद पर इंसान भेजने जैसे इतने बड़े सपने देख रहे हैं, हाँ। तो इन सपनों को हकीकत बनाने के लिए हमें जमीन पर, मतलब यहाँ पृथ्वी पर, क्या-क्या करने की जरूरत होगी? सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं होगी, है ना? मतलब वो इकोसिस्टम कैसे बनेगा? वो कुशल लोग कहाँ से आएंगे? प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को कैसे और बढ़ावा दिया जाएगा? और ये सब एक ऐसी दुनिया में कैसे होगा जहां स्पेस में जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है? इन बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, ये देखना भी उतना ही दिलचस्प होगा। ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए। तकनीक के साथ साथ वो पूरा सपोर्ट सिस्टम कैसे खड़ा होगा। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को स्पेस में हो रही इन हलचलों की एक साफ तस्वीर मिली होगी। धन्यवाद। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हाल के कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स पर। ये जानकारी हमारे एक श्रोता ने भेजी है। इसमें अंतरिक्ष तकनीक से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और पर्यावरण निगरानी तक काफ़ी कुछ है। तो हमारा मकसद है इन तरक्कियों को समझना और देखना कि इनका असर क्या हो सकता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, और ये अहम भी है क्योंकि भारत वाकई कई साइंटिफिक फील्ड्स में अहम कदम उठा रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये दिखाता है कि देश के भविष्य के लक्ष्य क्या हैं और दुनिया में उसकी क्या जगह बन रही है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं कनेक्टिविटी से, मतलब दुनिया से जुड़े रहने की तकनीक। टाटा की कंपनी है नेल्को और यूटिलसैट वनवेव, इनके बीच हाल ही में एक साझेदारी हुई है। ये मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे। लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब है कि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के काफी पास हैं, करीब 1200 किलोमीटर ऊपर। जो पुराने सैटेलाइट्स बहुत दूर होते ना, उनकी तुलना में लियो सैटेलाइट से सिग्नल आने जाने में
वो टाइम बहुत कम लगता है। इसी को लो लेटेंसी कहते हैं। मतलब जैसे वीडियो कॉल वगैरह में आवाज़ या तस्वीर अटकती नहीं है। और OneWeb के पास तो पहले से ही 630 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं इस तरह के। अच्छा, तो मतलब अब दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट मिल सकेगा, जमीन, समंदर, हवा में भी। बिल्कुल, खासकर उन जगहों पर जहां अभी फाइबर केबल बिछाना बहुत मुश्किल या महंगा है। और देखिए, ये लियो तकनीक जो है, ये डिजिटल डिवाइड को कम करने में बहुत मदद कर सकती है, शहर गांव का फर्क मिटाने में। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। नेल्को और OneWeb की ये पार्टनरशिप सरकारी दफ्तरों, कंपनियों और दूर के इलाकों तक ये सुविधा पहुंचाएगी। ठीक है, कनेक्टिविटी के बाद अब आते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन पे, मतलब धरती पर नजर रखना और भविष्यवाणियां करना। एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, सी फ्लड। 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने इसे लॉन्च किया था। हाँ, सी फ्लड। इसका मेन काम है बाढ़ आने से लगभग 2 दिन पहले चेतावनी देना। और सिर्फ चेतावनी नहीं, ये गांव के लेवल तक अलर्ट भेज सकता है। ये भी बता सकता है कि कहां-कहां पानी भर सकता है, उसके मैप्स भी दिखाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की चीज लगती है। भारत में बाढ़ तो एक बड़ी समस्या है। इसके पीछे की तकनीक क्या है, कुछ खास? इसमें एक खास टेक्नोलॉजी यूज होती है, 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग। आसान भाषा में समझें तो ये कंप्यूटर पर पानी के बहाव का एक मॉडल तैयार करता है कि अगर इतनी बारिश आई, इतना पानी आया, तो वो कहाँ जाएगा, कैसे फैलेगा। इससे बाढ़ का अंदाजा बहुत सटीक लगता है। और इसका बड़ा फायदा यह है कि सी फ्लड से हम आपदा आने के बाद एक्शन लेने के बजाय पहले से तैयारी कर सकते हैं, प्रोएक्टिव हो सकते हैं। पहले जो अनुमान आते थे वो इतने बारीक नहीं होते थे, इतने लोकल लेवल पर नहीं। अब गांव तक जानकारी पहुंचेगी तो लोग और प्रशासन दोनों समय पर एक्शन ले पाएंगे। और ये सीडैक पुणे और केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के बीच एक अच्छे तालमेल का भी उदाहरण है। दिखाता है कि सरकारी संस्थाएं मिलकर कैसे काम कर सकती हैं। पर्यावरण से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है मौसम के पूर्वानुमान में। भारतीय मौसम विभाग IMD अब भारत फोकास्ट सिस्टम यानी BFS नाम का एक नया मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये भारत का अपना बनाया हुआ पहला स्वदेशी मौसम मॉडल है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी सबसे खास बात है इसका रेजोल्यूशन, मतलब कितनी बारीक जानकारी दे सकता है। पहले का मॉडल 12 किलोमीटर के चौकोर एरिया का औसत मौसम बताता था। ये BFS अब 6 किलोमीटर गुणा 6 किलोमीटर के छोटे एरिया का हाल बताएगा। और जरूरत पड़ने पर इसे 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक भी और सटीक बनाया जा सकता है। इस बढ़िया रेजोल्यूशन का आम आदमी के लिए क्या मतलब हुआ, क्या फायदा होगा? फायदा बहुत ज्यादा सटीकता। सोचिए, पहले शायद पूरे जिले का एक जैसा मौसम बताते थे। अब ये बता सकता है कि फला घाटी में ओले गिर सकते हैं या किसी छोटे से इलाके में अचानक तेज बारिश हो सकती है। ये जानकारी खेती के लिए तो समझिए वरदान है। फसल बच सकती है, ओलों से, पाले से बचाने का समय मिल जाएगा, लाखों का नुकसान बच सकता है। और हाँ, ट्रांसपोर्ट, बिजली उत्पादन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबके लिए बहुत जरूरी है। ये BFS मॉडल डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब अगर आप इससे वही शुरुआती जानकारी देंगे तो ये हर बार एक ही रिजल्ट देगा। ये समझने में आसान है, पर हो सकता है मौसम की पूरी अनिश्चितता को शायद ना पकड़ पाए, जैसा कुछ दूसरे तरह के मॉडल करते हैं। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा कदम है। अच्छा, अब जरा रक्षा अनुसंधान DRDO की तरफ चलते हैं। DRDO ने भी कुछ दिलचस्प काम किया है हाल में। एक तो है समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए खास मेम्ब्रेन, INMPM कहते हैं इसे। हाँ, IMPM, इंडिजिनस नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन। ये एक तरह की बहुत महीन छलनी है जो समुद्री पानी से नमक और गंदगी हटाकर साफ पानी देती है। मई 2025 में इसका ट्रायल होना है। ये पीने के पानी की सुरक्षा के लिए, खासकर कोस्टल एरिया और नेवी के जहाजों के लिए बहुत अहम है। आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम। इसके अलावा गौरव नाम का एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB भी टेस्ट किया है DRDO ने। इसे लड़ाकू विमान से गिराने के बाद ये काफी दूर तक ग्लाइड करके अपने टारगेट तक जा सकता है। अप्रैल 2025 में Su-30 MKI से इसका टेस्ट हुआ था और बहुत ठंडे इलाकों के लिए -60 डिग्री C तक हिम कवच नाम का एक स्पेशल क्लोथिंग सिस्टम भी बनाया है। बिल्कुल, ये सारी चीजें भारत की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाती हैं। गौरव जैसे हथियार देश की स्ट्रेटेजिक ताकत बढ़ाते हैं, तो हिम कवच जैसे इक्विपमेंट मुश्किल हालात में सैनिकों की जान बचाते हैं, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये सब आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है।
हालांकि ये एक सवाल जरूर उठता है कि देश के रिसोर्सेज का कितना हिस्सा डिफेंस पर लगे और कितना दूसरी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर। ये संतुलन हमेशा सोचना पड़ता है। बिल्कुल सही। डिफेंस से आगे बढ़ते हैं अब। भविष्य की एक और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क बन रहा है। हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, करीब 50 एकड़ में। लक्ष्य है कि ये क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन और सहयोग का एक ग्लोबल सेंटर बने। इसमें आंध्र सरकार के साथ TCS, IBM, L&T जैसी बड़ी कंपनियां जो शामिल हैं, और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का प्लान है। क्वांटम कंप्यूटिंग सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। ये असल में है क्या और इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आज के कंप्यूटर 0 और 1 के सिद्धांत पर चलते हैं, जिसे बिट कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्विबिट यूज करते हैं। क्विबिट की खूबी यह है कि वो एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकता है, या उनके बीच की कोई स्टेट भी। इस अजीब सी क्षमता की वजह से क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसी मुश्किल कैलकुलेशन कर सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है, और बहुत तेजी से। इससे दवाएं खोजना, नए मटेरियल बनाना, AI को बेहतर करना, इन सब में क्रांति आ सकती है। दुनिया भर में भी इस पर बहुत काम हो रहा है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने भी हाल में मेजोराना 1 चिप बनाई है। सुना है ये टोपोलॉजिकल क्विबिट्स पर बेस्ड हैं, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि अलग-अलग अप्रोच ली जा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर काम कर रहा है। वहीं भारत में बेंगलुरु की एक स्टार्टअप है QPAI। उसने 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, और QPAI उन स्टार्टअप्स में से है जिन्हें सरकार का जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत सपोर्ट मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टेक पार्क ही नहीं बना रहा, बल्कि अपनी कंपनियों को भी आगे बढ़ा रहा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। तो इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इनकी नींव जिन चीजों पर टिकी है, यानी जरूरी खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स, उनकी बात भी जरूरी है। सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM शुरू किया है। ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? क्रिटिकल मिनरल्स वो हैं जो आज की हाईटेक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब में लगते हैं। दिक्कत यह है कि इनमें से कई मिनरल्स दुनिया के कुछ ही देशों में मिलते हैं, तो उनकी सप्लाई चेन पर निर्भरता रहती है और उसमें रुकावट का खतरा भी। इसलिए देश की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इनकी सप्लाई पक्की करना बहुत जरूरी हो गया है। इस मिशन को जनवरी 2024 में मंजूरी मिली। अगले 7 साल चलेगा ये, 2029-30 तक, और पैसा भी काफ़ी लग रहा है इसमें। सरकार और PSU मिलाकर करीब 64,300 करोड़। तो इसका मतलब क्या है ज़मीनी स्तर पर? इसका मतलब है भारत इन खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। ये मिशन सिर्फ खुदाई करके खनिज निकालने तक नहीं है। इसमें खोज, एक्सप्लोरेशन से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, उनसे मेटल निकालना, एक्सट्रैक्शन और इस्तेमाल के बाद उनका मैनेजमेंट, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट तक सब शामिल है। मतलब एक पूरी वैल्यू चेन बनाने की कोशिश है देश के अंदर ही। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का क्या रोल रहेगा, और क्या कोई कानूनी बदलाव भी हुए हैं? GSI का काम है इन खनिजों का पता लगाना। उनको अगले कुछ सालों में 1200 से ज्यादा एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स करने हैं। और हाँ, कानून में भी बदलाव हुआ है। खान और खनिज कानून MMDR एक्ट, उसमें 2023 में संशोधन किया गया। इससे केंद्र सरकार को अब इन क्रिटिकल मिनरल्स के खनन के लिए नीलामी करने का अधिकार मिल गया है, जो पहले ज्यादातर राज्यों के पास था। उम्मीद है इससे प्रक्रिया तेज होगी। इस मिशन के कुछ ठोस लक्ष्य भी हैं, जैसे कम से कम 4 नए मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, 3 रिसर्च सेंटर्स यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना, और कम से कम 5 क्रिटिकल मिनरल्स का स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी भंडार तैयार करना। ये दिखाता है कि सरकार कितनी सीरियस है इस मामले में। हाल में जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलने की बड़ी खबर आई थी, कर्नाटक में भी मिला है। क्या ये सभी इसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जो 5.9 मिलियन टन का अनुमानित भंडार मिला है, और कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन का शुरुआती अनुमान है, ये बहुत बड़ी खोजें हैं। लिथियम EV बैटरीज के लिए कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। इसके अलावा भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी लिथियम, कोबाल्ट वगैरह के लिए समझौते कर रहा है। GSI ने पिछले 3 सालों में क्रिटिकल मिनरल्स पर 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, और खान मंत्रालय ने हाल ही में 24 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी भी सफलतापूर्वक की है।
तो हाँ, ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, देश के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित करना। चलिए अब जरा जमीन से उठकर ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, खगोल विज्ञान की तरफ। लद्दाख के हानले में एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप MAC यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, उसका उद्घाटन हुआ है। हाँ, 4 अक्टूबर 2026 को डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने किया था। मैसे एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी है, समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर। हानले जैसी इतनी ऊंचाई वाली जगह ही क्यों चुनी गई, और ये चेरेनकोव टेलीस्कोप आखिर देखती क्या है? आसमान में तारे। देखिए, हानले एस्ट्रोनॉमी के लिए दुनिया की कुछ बेहतरीन जगहों में से है। क्यों? क्योंकि वहां आसमान एकदम साफ रहता है, हवा में नमी कम, प्रदूषण कम, वायुमंडल की गड़बड़ी कम। जितनी ऊंचाई उतना बेहतर। अब सवाल कि ये देखती क्या है? ये सीधे रोशनी या तारे नहीं देखती है। जब यूनिवर्स से बहुत हाई एनर्जी गामा किरणें आती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, तो वो पार्टिकल्स की एक बौछार पैदा करती हैं। ये पार्टिकल्स हवा में लाइट की स्पीड से भी तेज चलते हैं और ऐसा करने पर एक हल्की नीली चमक पैदा होती है। इसी चमक को चेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। MASC इसी नीली चमक को पकड़कर इनडायरेक्टली उन गामा किरणों का पता लगाती है और इन गामा किरणों से हमें यूनिवर्स की सबसे भयानक और शक्तिशाली घटनाओं के बारे में पता चलता है, जैसे ब्लैक होल, सुपरनोवा के अवशेष, तारों का बनना बिगड़ना वगैरह। तो MASC का शुरू होना दिखाता है कि भारत अब ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में दुनिया के टॉप देशों के साथ खड़ा है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत साइंस और टेक के कई अलग अलग फील्ड्स में एक साथ आगे बढ़ रहा है। लियो सैटेलाइट से बेहतर कनेक्टिविटी हो, सी फ्लड और BFS से पर्यावरण पर नज़र हो, DRDO की डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग में शुरुआत हो, भविष्य के मिनरल्स को सुरक्षित करने की प्लानिंग हो, या फिर हानले से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना। रफ्तार वाकई तेज है। हाँ, और इन सबको अगर एक साथ देखें, बुनियादी ज़रूरतें जैसे पानी, खनिज, उनसे लेकर क्वांटम जैसी एकदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और डीप स्पेस की खोज तक, तो एक दिलचस्प सवाल मन में आता है कि आने वाले दशक में भारत में इन अलग-अलग टेक्नोलॉजीज का अगला बड़ा संगम या कहें कन्वर्जेंस क्या हो सकता है? कौन सी टेक्नोलॉजी मिलकर कुछ बिल्कुल नया, कुछ अभूतपूर्व बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोचना चाहेंगे। बिल्कुल। इस जानकारी भरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम झांकने वाले हैं स्वास्थ्य और मेडिसिन की दुनिया में जो कुछ हाल में हुआ है, जो नई हलचलें हैं, खासकर भारत में क्या कुछ नया हो रहा है। इस पर हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की रिपोर्ट्स और अपडेट से ही ली गई है। इसमें नई वैक्सीन्स हैं, पुरानी बीमारियों को ख़त्म करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो हैं, नए इलाज और रिसर्च के लिए जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, काफ़ी कुछ है। हमारा मकसद सीधा सा है, इन स्रोतों से जो काम की बातें हैं वो निकालें और समझें कि ये सब क्यों ज़रूरी हैं, क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले बात करते हैं केन्या की। वहाँ एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे HAT भी कहते हैं, उसे ख़त्म कर दिया गया है। WHO ने इसकी पुष्टि की है 8 अगस्त 2025 को। क्योंकि HAT उन बीमारियों में गिनी जाती हैं जिन्हें उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग यानी NTD कहते हैं जी। मतलब जिन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। और केन्या दुनिया का 10वां देश बन गया है जिसने ये कर दिखाया है। 10वां देश? अच्छा। हाँ, 2018 में उन्होंने गिनी वर्म रोग को खत्म किया था। उसके बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। ये स्लीपिंग सिकनेस, नाम तो बड़ा अजीब है, ये होती कैसे असल में? हाँ, नाम सुनने में अजीब लगता है। देखिए, होता क्या है कि एक परजीवी होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसीरोडसिन्स। जी। इसे एक खास मक्खी सीसी फ्लाई फैलाती है और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है ना, तो ये परजीवी सीधा दिमाग पर असर डालता है। ओहो, दिमाग पर? हाँ, उससे फिर व्यवहार में बदलाव, कंफ्यूजन और सबसे बड़ी दिक्कत नींद की, बहुत ज्यादा नींद आना या नींद का पैटर्न बिगड़ जाना। जी। इसीलिए इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो आप सोचिए, इसे खत्म करना पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। वाकई ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब जरा भारत का रुख करते हैं। यहां भी बीमारियों को जड़ से मिटाने की कोशिशें तो चल ही रही हैं। खसरा रुबेला पर एक नया अभियान शुरू हुआ है ना? बिल्कुल, राष्ट्रीय खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान,
ये 24 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया और लक्ष्य रखा है 2026 तक इन दोनों बीमारियों को भारत से खत्म करने का। ये विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान ही तय हुआ था। अच्छा, और इसके लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है? मतलब कैसे करेंगे इसे? इसकी रणनीति भी काफी साफ है। सरकार का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP, उसके तहत टारगेट है कि 95% से ज्यादा बच्चों को कवर किया जाए। खसरा रूबेला यानी MR वैक्सीन की 2 डोज लगनी है, पहली 9 से 12 महीने की उम्र में और दूसरी 16 से 24 महीने पर। तो क्या इसमें कुछ कामयाबी मिल रही है? कुछ शुरुआती नतीजे? हाँ, बिल्कुल अच्छे संकेत हैं। जो HMIS का डेटा है वो बताता है कि 2024 में पिछले साल यानी 2023 के मुकाबले खसरे के मामले करीब 73% कम हुए हैं। 73%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ी गिरावट है। और जो कवरेज रेट है, मतलब टीकाकरण का दायरा, वो भी लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। पहली डोज करीब 93.7% बच्चों को लग चुकी है और दूसरी डोज 92.2% को। ये 2024-25 का डेटा है। ये तो वाकई बढ़िया खबर है, मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। और एक और मोर्चे पर जीत की खबर थी, ट्रैकोमा। सुना है भारत को इसका सर्टिफिकेट भी मिल गया है। जी हाँ, ये भी एक अहम पड़ाव है। WHO ने 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रैकोमा मुक्त होने का आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया। ट्रैकोमा आप जानते हैं, आंखों का एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दुनिया भर में अंधेपन का एक बड़ा कारण है जिसे रोका जा सकता है। अच्छा, तो इसे खत्म करके भारत नेपाल और म्यांमार के बाद दक्षिण पूर्व एशिया रीजन में तीसरा देश बन गया है। दुनिया भर में कुल 25 देश हैं आप जिन्होंने ट्रैकोमा को खत्म किया है। बहुत अच्छे। ये पुरानी बीमारियों से लड़ने की कोशिशें तो वाकई दमदार लग रही हैं। अच्छा, टीबी का क्या हाल है? वो तो भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। हाँ, टीबी पर नजर रखना तो बहुत जरूरी है। WHO की जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई है 2024 की, 29 अक्टूबर को जारी हुई थी, उसमें कुछ जरूरी बातें हैं। ये रिपोर्ट दुनिया भर के 193 देशों के डेटा पर आधारित है, मतलब दुनिया की 99% आबादी कवर होती है इसमें। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? कुछ चिंता की बात है? देखिए, ग्लोबल लेवल पर देखें तो 2023 में टीबी के 82 लाख नए मामले सामने आए। ये 1995 में जब से निगरानी शुरू हुई है तब से सबसे ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि 2023 में टीबी दुनिया भर में सबसे ज्यादा जान लेने वाली संक्रामक बीमारी बन गई, कोविड-19 से भी ज्यादा। करीब 12.5 लाख मौतें हुई। 12.5 लाख, बाप रे। हाँ, और दुनिया के कुल मामलों में आधे से ज्यादा, मतलब 56%, सिर्फ 5 देशों में है। भारत 26%, इंडोनेशिया 10%, चीन 6.8%, फिलीपींस 6.8% और पाकिस्तान 6.3%। ओहो, भारत का आंकड़ा तो इसमें काफी बड़ा दिख रहा है, 26%। हाँ, बोझ तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है और वो काफी मजबूत है। भारत की जो प्रगति है वो जबरदस्त रही है। 2015 से 2023 के बीच भारत में टीबी के नए मामलों की दर में 17.7% की गिरावट आई है। अच्छा, 17.7%? जी, और ये जो गिरावट है ये दुनिया भर में जो औसत गिरावट हुई है 8.3%, उसके दोगुने से भी ज्यादा है। तो WHO ने भी भारत के इन लगातार प्रयासों की, इस समर्पित यात्रा की सराहना की है। तो चुनौती बड़ी है पर मुकाबला भी जोरदार चल रहा है। ये जानना जरूरी था। चलिए अब पुरानी बीमारियों से हटकर थोड़ा नए हथियारों की बात करते हैं, मतलब नई वैक्सीन और इलाज। मलेरिया की कोई नई वैक्सीन, एडफेल्सीवैक्स का नाम सुना था मैंने। कुछ अपडेट है इस पे? हाँ, एडफेल्सीवैक्स पर काम चल रहा है और ये काफी दिलचस्प है। इसे भुवनेश्वर में ICMR का जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है RMNC, उन्होंने विकसित किया है। ये खास तौर पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पर निशाना साधती है। ये मलेरिया का वो परिजीवी है जो सबसे खतरनाक किस्म का मलेरिया करता है और इसका मकसद सिर्फ व्यक्ति को बचाना नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि ये पूरे समुदाय में मलेरिया के फैलाव को रोके, ट्रांसमिशन ब्लॉक करे। ओके, तो ये वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है, मतलब बाजार में आ गई है? नहीं, अभी नहीं। 11 सितंबर 2024 तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से इसकी टेक्नोलॉजी 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस तो दी गई है, पर ये अभी भी प्री क्लिनिकल स्टेज में है।
मतलब लैब में शुरुआती टेस्ट हुए हैं, लेकिन इंसानों पर ट्रायल और फिर सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है। इसे TRL-4 कहते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4। तो इसे बड़े पैमाने पर बनाना और रेगुलेटरी अप्रूवल लेना, ये अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। और जो मौजूदा मलेरिया वैक्सीन्स हैं जैसे मॉस्क्विरिक्स वगैरह, उनके मुकाबले ये कैसी है? देखिए, जो वैक्सीन्स अभी WHO से रेकमेंडेड हैं, RTS, SS, RO1, मॉस्क्विरिक्स और R21 मैट्रिक्स M, उनकी तुलना में एडफाल्सवैक्स को अभी WHO की प्री क्वालिफिकेशन नहीं मिली है। वो प्रोसेस अभी बाकी है, लेकिन इसके कुछ संभावित फायदे बहुत बड़े दिख रहे हैं। जैसे कि एक तो ये कि ये कमरे के तापमान पर 9 महीने तक स्थिर रह सकती है। स्टेबल? 9 महीने? बिना फ्रिज के? जी हाँ। अब आप सोचिए, इससे कोल्ड चेन की जो ज़रूरत होती है वैक्सीन को लगातार ठंडा रखने की, वो कितनी कम हो जाएगी। दूर दराज के इलाकों में जहाँ बिजली या रेफ्रिजरेशन की दिक्कत होती है, वहाँ वैक्सीन पहुँचाना कितना आसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल फ़ायदा है। ये तो है। और दूसरा फायदा? दूसरा फ़ायदा तो शायद सबसे अहम है, कीमत। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी एक डोज करीब $20 की पड़ेगी। $20 मतलब करीब 1600-1700 रुपए? हाँ, लगभग। जबकि जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं, उनकी कीमत प्रति डोज $280 से $380 तक है। क्या कह रही हैं? $20 बनाम $800 तक? ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल, जमीन आसमान का। अगर ये वैक्सीन वाकई कामयाब होती है और इस कीमत पर उपलब्ध हो पाती है, तो ये मलेरिया के खिलाफ लड़ाई का पूरा नक्शा बदल सकती है। खास तौर पर गरीब और विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों को बहुत सस्ता और सुलभ बना देगी। इसीलिए ICMR ने कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति EOI भी मांगी है, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सके। वाह, ये तो सच में बड़ी उम्मीद जगाती है। फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये कामयाब हो। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। एक खबर थी कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाया है, नेफीथ्रोमाइसिन। जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 20 नवंबर 2024 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इसे खास तौर पर उन इन्फेक्शंस के इलाज के लिए विकसित किया गया है जिन पर पुरानी एंटीबायोटिक्स का असर कम हो गया है या खत्म हो गया है, मतलब रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के लिए। हाँ, ये दवाओं का बेअसर होना, जिसे AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये तो आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गया है पूरी दुनिया में। सही कहा आपने। AMR वाकई एक बहुत बड़ा वैश्विक खतरा है और नेफीथ्रोमाइसिन इसी खतरे से लड़ने में एक नया हथियार साबित हो सकती है। इसे फार्मा कंपनी सिप्ला ने सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और उसके तहत आने वाले BIRAC यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सहयोग से विकसित किया है। इसका ब्रांड नाम मिकनाफ रखा गया है। तो ये किन खास बीमारियों में काम आएगी? ये मुख्य रूप से समुदाय अधिग्रहित बैक्टीरियल निमोनिया CABSP के इलाज में इस्तेमाल होगी। CABSP यानी फेफड़ों का वो गंभीर इन्फेक्शन जो अस्पताल के बाहर, मतलब कम्युनिटी में होता है, और अक्सर ऐसे बैक्टीरिया से होता है जिन पर आम दवाएं काम नहीं करती हैं। ये बच्चों, बुजुर्गों, डायबिटीज के मरीजों और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन सब के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और असर के बारे में क्या कहा जा रहा है? दावा तो ये किया जा रहा है कि ये मौजूदा विकल्पों की तुलना में 10 गुना तक ज्यादा प्रभावी है। साथ ही ये एक सुरक्षित, जल्दी असर करने वाला और मरीजों के लिए सहनीय समाधान है। भारत का अपना ज्यादा असरदार एंटीबायोटिक, जी, ये तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम लगता है। निश्चित रूप से ये भारत की फार्मा रिसर्च क्षमता को भी दर्शाता है। अच्छा, और सुपरबग से लड़ने के लिए IIT रुड़की से भी कुछ खबर आई थी, कंपाउंड 3B नाम का कुछ। हाँ, ये भी एक बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक नया मॉलिक्यूल खोजा है, कंपाउंड 3B। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्लेब्सियला निमोनिया नाम के एक बहुत ही खतरनाक सुपरबग के खिलाफ काम करता है। ये वो बैक्टीरिया है जो अक्सर अस्पतालों में गंभीर इन्फेक्शन फैलाता है और जिस पर ज्यादातर एंटीबायोटिक्स बेअसर हो जाती हैं। तो ये काम कैसे करता है? क्या ये भी एक नया एंटीबायोटिक है? रोनिक एसिड के आधार पर बनाया गया है। देखिए, क्लेब्सियला निमोनिया बैक्टीरिया एक खास एंजाइम बनाता है, KPC2। ये एंजाइम मेरोपेनिम जैसी बहुत शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं को तोड़कर उन्हें बेकार कर देता है। अच्छा, मतलब बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है ये। बिल्कुल। तो कंपाउंड 3B क्या करता है, ये इसी KPC2 एंजाइम को ब्लॉक कर देता है।
समझिए जैसे बैक्टीरिया के उस हथियार को जाम कर देता है। तो जब इसे मेरोपेनिम के साथ दिया जाता है तो मेरोपेनिम फिर से अपना काम कर पाती है और दोनों मिलकर अकेले मेरोपेनिम से कहीं ज्यादा असर दिखाते हैं। इसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। कमाल है। मतलब ये सुपरबग की ढाल को ही तोड़ देता है। ये तो बड़ी चालाकी वाली तरकीब है। ये अभी किस स्टेज पर है? क्या क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी ये प्री क्लिनिकल स्टेज में है। मतलब लैब में और एनिमल मॉडल्स पर इसका टेस्ट सफल रहा है। इंसानों पर ट्रायल अभी बाकी है। ये रिसर्च एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है, जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसमें 10 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुई थी और इसका नेतृत्व IIT रुड़की के जैव विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग की प्रोफेसर रवना पठानिया और उनकी टीम ने किया है, कुछ और सहयोगियों के साथ मिलकर। बहुत बढ़िया। तो बीमारियों से लड़ने के नए नए तरीके तो खोजे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए मतलब इस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत आधार, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिना मजबूत बुनियाद के ये सब संभव नहीं है और इस दिशा में भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं हाल में, जैसे भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक। पशु स्टेम सेल बायोबैंक? जी हाँ, इसे 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। ये हैदराबाद में है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB में। अच्छा, इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है, मतलब पशुओं के लिए स्टेम सेल? देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ जानवरों की, खासकर पशुधन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह की स्टेम कोशिकाएं सुरक्षित रखी जाएंगी, अच्छा। प्रिजर्व की जाएंगी। स्टेम कोशिकाएं तो आप जानती हैं, वो खास कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में किसी भी तरह की कोशिका में बदल सकती हैं। इनका इस्तेमाल होता है पुनर्योजी चिकित्सा यानी रीजेनरेटिव मेडिसिन में, मतलब खराब या बीमार अंगों या टिश्यूज को ठीक करने या बदलने के लिए। ओके। तो ये बायोबैंक पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और यहाँ तक कि उनकी उत्पादकता बढ़ाने में भी भविष्य में बहुत काम आ सकता है। हाँ। ये एक तरह से एनिमल हेल्थ में नई दिशा का प्रतीक है। हाँ। और ये NIAB जो है, ये DBT यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिक यानी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के तहत काम करता है। दिलचस्प है। मतलब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छा। और कैंसर के इलाज में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी जिक्र सुना था मैंने। कोई कैच ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। हाँ, कैच यानी कैंसर AI टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम, ये एक नई पहल है। इसका मकसद है कैंसर की देखभाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित जो नए आइडियाज हैं, नए समाधान हैं, उनको तेजी से लाना और लागू करना। AI कैंसर के इलाज में कैसे मदद कर सकता है, मतलब किन एरियाज में? इसके कई पहलू हैं। AI मदद कर सकता है बीमारी का जल्दी पता लगाने में यानी स्क्रीनिंग में, जांच रिपोर्ट्स को समझने में यानी निदान डायग्नोसिस में, इलाज का सबसे सही तरीका चुनने में डॉक्टर्स की मदद करने में यानी ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा मरीजों से बेहतर तरीके से जुड़ने में, उनकी देखभाल में और यहाँ तक कि अस्पतालों के कामकाज को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में भी AI की भूमिका हो सकती है। मतलब काफी सारे एरियाज कवर हो रहे हैं। ये प्रोग्राम कौन चला रहा है? इसे इंडिया AI, जो भारत का राष्ट्रीय AI मिशन है, और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड NCG, जो देश के बड़े कैंसर सेंटरों का एक नेटवर्क है, ये दोनों मिलकर चला रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के तहत आता है और इसे इसी साल 2 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। तो ये दिखाता है कि कैसे नई से नई तकनीक का इस्तेमाल स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो आज हमने कई बहुत अहम चीजों पर बात की। पुरानी बीमारियों जैसे स्लीपिंग सिकनेस, खसरा रुबेला, ट्रकोमा को खत्म करने की कोशिशें और टीबी में भारत की जो प्रगति है उस पर नजर डाली। फिर मलेरिया की वो सस्ती वैक्सीन की उम्मीद, एंडेफोल्सीवैक्स, भारत का अपना एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन और सुपरबग से लड़ने का वो नया तरीका कंपाउंड 3B, और आखिर में रिसर्च को ताकत देने वाले कदम जैसे पशु स्टेम सेल बायोबैंक और कैंसर केयर में AI का इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकालें? ये सब किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये सारी बातें अगर एक साथ देखें
तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये दिखाती है कि स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। एक तरफ है रोकथाम, प्रिवेंशन, जैसे टीकाकरण अभियान, बीमारियों को जड़ से मिटाने के प्रयास। दूसरी तरफ है इलाज में इनोवेशन, नए नए आविष्कार, जैसे ज़्यादा असरदार और उम्मीद है कि ज़्यादा सस्ती दवाएं और वैक्सीन। और तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ उठाना, चाहे वो एआई हो, स्टेम सेल रिसर्च हो या डेटा एनालिसिस। और भारत के नजरिए से देखें तो भारत के नज़रिए से देखें तो ये कोशिशें हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, एएमआर जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की, और साथ ही देश में ही रिसर्च और डेवलपमेंट की क्षमता बनाने की। नैफिथ्रोमाइसिन जैसे स्वदेशी विकास आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी मजबूत करते हैं। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला भी बन रहा है। थोड़ा सोचते हुए एक आखिरी सवाल या कहीं एक विचार मन में आ रहा है। हमने एडेफॉल्सिव एक्स जैसी बेहद सस्ती वैक्सीन की संभावना की बात की और नैफिथ्रोमाइसिन जैसे घरेलू एंटीबायोटिक की भी। तो क्या अगला बड़ा मोर्चा या अगली बड़ी चुनौती और मौका यही है कि कैसे बेहतरीन और नई से नई स्वास्थ्य सेवाओं को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रखकर बल्कि भारत और दुनिया भर में हर आर्थिक तबके के लोगों तक वाकई में पहुंचाया जा सके? मतलब जो नई खोजें हो रही हैं, उनकी लागत और उनकी सब तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, इसके बीच संतुलन बनाना, क्या यही सबसे बड़ा सवाल है? अब सोचने वाली बात है ये तो। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो भारत की रक्षा तैयारियों में हाल में हुई कुछ बड़ी अहम गतिविधियों पर रोशनी डालते हैं। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में काफी कुछ बदला है ना? बिल्कुल। इन स्रोतों को अगर देखें तो तस्वीर काफी तेजी से बदलती नजर आ रही है। हम बात करेंगे नई तकनीकों की, मिसाइलों के परीक्षणों की, नौसेना में जो नए जहाज शामिल हुए हैं, और हाँ, कुछ बहुत ही आधुनिक रक्षा प्रणालियों की भी। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन सब अपडेट्स के पीछे का मतलब समझें। जी, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि इसका भारत की आत्मनिर्भरता, वो आत्मनिर्भर भारत की जो कोशिशें और उसकी रणनीतिक ताकत के लिए क्या मायने हैं। सही कहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले बात करते हैं तकनीक की, क्योंकि हथियार और जहाज तो आखिर तकनीक पर ही टिके होते हैं। बिल्कुल, तकनीक बहुत बुनियादी चीज है। तो एक अहम बात जो सामने आई है वो है डीआरडीओ की एक लैब है, डीएमआरएल, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी। उसने कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को सौंपी हैं अगस्त 2025 में। हाँ, इसमें कौन सी खास टेक्नोलॉजी शामिल थी? देखिए, इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम चीजें थीं, जैसे मिसाइलों के आगे लगने वाले सुरक्षा कवच होते हैं ना। हाँ, रेडोम। हाँ, रेडोम, उनको बनाने की तकनीक, और साथ ही कुछ खास किस्म के स्टील, DMR 3000, 400, A, 400B, इनको बनाने की तकनीक। अच्छा, ये स्टील मतलब बहुत मजबूत होते होंगे। असाधारण रूप से मजबूत, मतलब अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ वाले। और ये नौसेना के जहाज़ों या दूसरी स्ट्रेटेजिक रक्षा प्रणालियों में इस्तेमाल होते हैं। और ये तकनीकें दी गई भेल, जिंदल स्टील और सेल को, भिलाई स्टील प्लांट। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चीजें देश में ही बन सकेंगी, आयात नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा महत्व है असल में। इन खास मटेरियल्स के लिए पहले हमें काफी हद तक, आप कह सकती हैं, आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब ये तकनीक भारतीय कंपनियों के पास है तो न सिर्फ आयात कम होगा बल्कि देश में ही एक मजबूत सप्लाई चेन बनेगी। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। ये दिखाता है कि स्वदेशी रिसर्च कैसे इंडस्ट्री को ताकत दे रही है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ फौजी इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, कैसे? उसी दौरान DMRL ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मतलब AAIB, के साथ भी एक समझौता किया। AAIB, ये तो विमान दुर्घटनाओं की जांच करती है ना? हाँ, वही संस्था। तो अब DMRL अपनी मटेरियल साइंस की जो विशेषज्ञता है उसका इस्तेमाल इन जांचों में मदद करने के लिए करेगी। कमाल है। मतलब रक्षा प्रयोगशाला की महारत नागरिक सुरक्षा में भी काम आ रही है। जी, ये एक अच्छा तालमेल है। यानी तकनीक का फैलाव सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब मिसाइलों की बात करते हैं। यहाँ तो लगता है काफी तेजी से काम हुआ है। हाँ, मिसाइल क्षेत्र में काफी हलचल रही है। अग्नि 5 मिसाइल का फिर से सफल परीक्षण हुआ अगस्त 2025 में। ये तो भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है ना? हाँ, अग्नि 5 ये एक IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। 5000 किलोमीटर्स?
और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। जी हाँ, और इसे कहीं से भी मतलब मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। लेकिन आपने कहा हालिया परीक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद वो तकनीक है जिसका जिक्र मार्च 2024 में हुआ था, MIRV क्षमता। ये क्या है? MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अच्छा, मतलब एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता। सही, बिल्कुल सही। और ये भारत की प्रतिरोधक क्षमता मतलब डिटरेंस को आप समझिए कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक ही मिसाइल से कई अलग अलग ठिकानों को निशाना बना पाना रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। और 2018 में जो कनस्तर आधारित परीक्षण हुआ था उसने इसकी तैनाती को और लचीला बना दिया था। पूरी अग्नि श्रृंखला ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक ये भारत की मिसाइल शक्ति का एक अहम स्तंभ है। अग्नि 5 तो हो गई रणनीतिक स्तर की मिसाइल, लेकिन क्या कम दूरी की मिसाइलों में भी कुछ नया हुआ है? एक प्रलय मिसाइल का नाम भी सामने आया है। हाँ, प्रलय। इसका जुलाई 2025 के आखिर में 2 बार सफल परीक्षण हुआ। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। रेंज कितनी है इसकी? करीब 350 से 500 किलोमीटर। और खास बात यह है कि ये अर्ध बैलिस्टिक है। अर्ध बैलिस्टिक मतलब ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, मैन्यूवर कर सकती है। इससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये पारंपरिक हथियारों के लिए है और इसे यूजर ट्रायल्स के तहत परखा गया। यूजर ट्रायल्स मतलब सेना में शामिल होने के काफी करीब। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिस्टम लगभग तैयार है। आधुनिक लड़ाई में ऐसे सटीक हथियार बहुत अहम होते हैं। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का क्या? अस्त्र मिसाइल का भी जिक्र है। अस्त्र मिसाइल, जिसका जुलाई 2025 में परीक्षण हुआ, ये एक BVRAM है। BVRAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज? जी, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मतलब हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन के विमान को नजर आने से पहले ही बहुत दूर से निशाना बना सकते हैं। ये तो बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और इस परीक्षण में स्वदेशी RF सीकर इस्तेमाल हुआ, जो मिसाइल को खुद लक्ष्य तक ले जाता है। ये आत्मनिर्भरता के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसी तकनीकें बहुत कम देश बनाते हैं। सही कहा। ये वायुसेना के लिए हवा में बढ़त बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। निश्चित रूप से। ऐसा लगता है कि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला पर काम चल रहा है, अलग अलग जरूरतों के लिए। कुछ और उदाहरण हैं? बिल्कुल है। जैसे MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये तो इजराइल के साथ मिलकर बनाई है ना? हाँ, DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर, रेंज करीब 70 किलोमीटर। इसके आर्मी वर्जन की परीक्षण जनवरी 2025 में हुए थे। और ये किस जरूरत को पूरा करती है? ये भारत की अपनी आकाश मिसाइल जो कम दूरी की है और रूस से ली गई लंबी दूरी की S-400 प्रणाली के बीच की खाई को भरती है। अच्छा, तो अलग अलग दूरी के हवाई खतरों से निपटने के लिए परत दर परत सुरक्षा, लेयर्ड डिफेंस। ठीक कहा। और इसी में एक और अहम कड़ी है VSHORDS, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये तो वो हैं जिन्हें सैनिक कंधे पर रखकर दाग सकते हैं, मैन पैड्स। हाँ, वही मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर या ड्रोन जैसे खतरों के लिए। इसके भी हाल में सफल परीक्षण हुए हैं। ये भी स्वदेशी है? पूरी तरह। ये नई पीढ़ी की छोटी और बहुत उन्नत प्रणाली है, जिसे DRDO की हैदराबाद लैब RCI ने डिजाइन और विकसित किया है। कमाल है। अच्छा, नौसेना के लिए भी कुछ खास है? एंटी शिप मिसाइल, जहाजों को निशाना बनाने के लिए। हाँ, NASAM-SR, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। फरवरी 2025 में इसका परीक्षण हुआ। ये जहाजों से दागी जाने वाली मिसाइल है। रेंज करीब 55 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती है। ये दागो और भूल जाओ किस्म की है। मतलब एक बार लॉन्च कर दिया तो खुद ही लक्ष्य ढूंढ लेगी। जी हाँ, अपने इंफ्रारेड सीकर की मदद से। और पनडुब्बियों से निपटने के लिए? वो तो और भी मुश्किल होता होगा। उसके लिए है ERASAR, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। जून जुलाई 2025 में INS कवरती जहाज से इसका सफल परीक्षण हुआ। अच्छा। ये पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए है। हाँ। इसे भी DRDO ने विकसित किया है। और अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ साथ एक निजी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, वो भी इसका उत्पादन करेगी। तो कुल मिलाकर लंबी दूरी की रणनीतिक मिसाइलों से लेकर हवा, जमीन और समुद्र में कम दूरी के खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह की मिसाइलें तैयार हो रही हैं या सेना में शामिल होने वाली हैं। बिल्कुल। ये भारत के मिसाइल कार्यक्रम की परिपक्वता और आप कह सकती हैं विविधता को दिखाता है। हाँ, रेंज बहुत बड़ी है।
अब चुनौती सिर्फ अलग-अलग मिसाइलें बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ एक एकीकृत व्यवस्था के तहत इस्तेमाल करने की है। अच्छा, और शायद इसीलिए अब हम एकीकृत रक्षा प्रणालियों की बात ज्यादा सुन रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS। अगस्त 2025 में इसका पहला परीक्षण हुआ। ये क्या चीज है? IADWS, हाँ, ये एक बहुत कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रणाली है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हवा से आने वाले हर तरह के खतरे, विमान, मिसाइल, ड्रोन, इन सबसे निपटने के लिए कई अलग-अलग हथियार प्रणालियों को एक साथ जोड़ती है। इसमें कौन-कौन सी प्रणालियां हैं? इसमें हमने जिन मिसाइलों की बात की, जैसे QRSM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और VSHORAS, वो तो है ही। हाँ, साथ ही बिल्कुल नई चीज भी है, लेजर हथियार। लेजर हथियार? सच में? मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? DW, हाँ, हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये अभी विकास के चरण में है, लेकिन ये भविष्य की तकनीक है जहां लेजर बीम से ही लक्ष्य को नष्ट किया जा सकेगा। वाह। तो IADWS एक तरह का बहुस्तरीय सुरक्षा कवच है जो पूरी तरह स्वदेशी है और एक सेंट्रल कमांड सेंटर से नियंत्रित होता है। और अगस्त 2025 के परीक्षण में इसने काम किया? हाँ, उसने अलग अलग तरह के 3 हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करके अपनी क्षमता साबित की। ये वाकई भविष्य की तैयारी लगती है। अच्छा, निगरानी के लिए भी कुछ नई चीजें आई हैं, ड्रोन्स वगैरह? हाँ, ड्रोन्स में भी प्रगति हुई है। जून 2025 में रुद्रास्त्र नाम के एक UAV का परीक्षण हुआ। इसे किसने बनाया है? इसे एक निजी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। ये एक हाइब्रिड ड्रोन है। हाइब्रिड मतलब ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधा उड़ान भर सकता है, वर्टिकल टेक ऑफ, और फिर विमान की तरह तेज गति से लंबी दूरी तक उड़ सकता है, करीब 170 किलोमीटर तक। तो ये निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिल्कुल। आजकल एक और चिंता बढ़ गई है, दुश्मन के ड्रोन्स का खतरा। उनसे निपटने के लिए क्या कोई व्यवस्था है? काउंटर ड्रोन? हाँ, ये बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए मई 2025 में भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली का परीक्षण हुआ। भार्गवास्त्र, इसे भी सोलर ग्रुप ने बनाया है? हाँ, उन्हीं की एक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने। ये एक कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली है। ये काम कैसे करती है? ये छोटी गाइडेड मिसाइलों, माइक्रोम्यूनिशंस कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को करीब 2.5 किलोमीटर दूर तक मार गिरा सकती है। और पता कितनी दूर से लगा सकती है? करीब 5 किलोमीटर दूर से ही उनका पता लगा सकती है। ड्रोन युद्ध के इस दौर में ऐसी क्षमता बहुत जरूरी है। सही बात है। तो जमीन और हवा में तो काफी कुछ हो रहा है। अब जरा नौसेना की तरफ देखते हैं। लगता है यहाँ भी बहुत तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण चल रहा है। कई नए जहाज शामिल हुए हैं। हाँ, नौसेना के बेड़े में वाकई काफी इजाफा हुआ है। एक अहम प्रोजेक्ट है ASWSWC। ASWS एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। जी, ये छोटे जंगी जहाज हैं जो खास तौर पर तटीय इलाकों के उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि बड़े जहाज शायद उन इलाकों में ठीक से काम नहीं कर पाते होंगे। बिल्कुल, तो ये शैलो वाटरक्राफ्ट उस जरूरत को पूरा करते हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज INS अर्नाला जून 2025 में लॉन्च हुआ। इसे GRSE ने LNT के साथ मिलकर बनाया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। हाँ, ये PPP मॉडल के तहत बना है। ये PPP मॉडल रक्षा उत्पादन में कितना अहम हो रहा है अब? ये मॉडल अब काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। देखिए, इससे सरकारी शिपयार्ड के साथ साथ निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और क्षमता का भी फायदा मिलता है। सो काम तेजी से होता है? हाँ, काम तेजी से और ज्यादा कुशलता से हो सकता है। अर्नाला जैसे 16 जहाज बनने हैं जो तटीय सुरक्षा को बहुत मजबूत करेंगे। और दूसरा जहाज भी तैयार है? हाँ, INS आंद्रोत, वो भी GRSE ने ही बनाया है। अच्छा, और बड़े युद्धपोतों में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का भी जिक्र है। ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत 7 आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। स्टील्थ मतलब रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। बिल्कुल। 4 मजगौन-डॉक MDL में बन रहे हैं और 3 GRSE में। ये जहाज गाइडेड मिसाइलों और दूसरे आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। हाल में इसमें क्या प्रगति हुई? हाल ही में जनवरी 2025 में INS उदयगिरी नौसेना को सौंपा गया और जुलाई 2025 में INS हिमगिरी लॉन्च हुआ। और इसमें स्वदेशीकरण पर कितना जोर है? काफी ज्यादा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 75% स्वदेशी सामान इस्तेमाल हो रहा है, जो फिर से आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है। नौसेना के लिए सिर्फ
लड़ने वाले जहाज ही नहीं बल्कि सर्वे जहाज भी जरूरी होते होंगे समुद्री रास्तों का नक्शा बनाने के लिए? बिल्कुल। सुरक्षित नेविगेशन के लिए समुद्री रास्तों का सर्वे करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी के जहाज बनाए जा रहे हैं। इसमें कोई नया जहाज आया? हाँ, इनमें से तीसरा जहाज INS इक्षक दिसंबर 2024 में नौसेना को मिला। इक्षक का मतलब होता है गाइड। अच्छा। ये जहाज समुद्र की गहराई नापने, समुद्री नक्शे बनाने और नेविगेशन चैनल तय करने का काम करते हैं। इस श्रेणी के और जहाज भी हैं? जी, पहला INS संध्यक, दूसरा INS निर्देशक, ये पहले ही सेवा में आ चुके हैं, और चौथा INS संशोधक भी लॉन्च हो चुका है। पनडुब्बियों के साथ काम करने के लिए भी खास जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। मान लीजिए कोई हादसा हो जाए या बचाव कार्य करना हो। हाँ, उसके लिए डाइविंग सपोर्ट वेसल या DSV होते हैं, और भारत का पहला स्वदेशी DSV INS निस्तार जुलाई 2025 में कमीशन हुआ है। इसे किसने बनाया? इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने बनाया है। ये जहाज गहरे समुद्र में बचाव कार्य करने और पनडुब्बियों को मदद पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो बहुत ज़रूरी क्षमता है, खासकर जब पनडुब्बी बेड़ा बढ़ रहा हो। निश्चित रूप से। एक नाम INS तमुल का भी है, जो रूस में कमीशन हुआ। ये क्या है? हाँ, INS तमाल ये तलवार क्लास का फॉलो ऑन फ्रिगेट है। इसे रूस के यंतर शिपयार्ड में बनाया गया और जनवरी 25 में कमीशन किया गया। ये तो दिलचस्प है, मतलब रूस में बना? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से रूसी नौसेना के लिए बन रहा था, पर बाद में इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया। अच्छा। ये भारत रूस के पुराने रक्षा सहयोग का प्रतीक है, और ये ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलों से लैस है। और कुछ मल्टीपर्पज जहाज भी बन रहे हैं? INS उत्कर्ष? हाँ, L&T शिपयार्ड 2 मल्टीपर्पज जहाज बना रहा है। ये कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे सामान पहुंचाना, गश्त करना या आपदा राहत में मदद करना। कि तैयार हो गए हैं? दोनों जहाज लॉन्च हो चुके हैं और अभी समुद्री परीक्षणों से गुजर रहे हैं। इतने सारे अलग अलग जहाज? लेकिन जनवरी 2025 में एक बहुत बड़ा मौका था जब एक साथ 3 बड़े जहाजों को नौसेना में शामिल किया गया। हाँ, वो वाकई एक ऐतिहासिक दिन था। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने मुंबई में 3 स्वदेशी युद्धपोतों को कमीशन किया। कौन कौन से थे वो? पहला INS सूरत। ये प्रोजेक्ट 15B का आखिरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर नौसेना के सबसे शक्तिशाली जहाजों में से होते हैं। दूसरा INS नीलगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसका हमने अभी जिक्र किया था। और तीसरा INS वागशीर। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी और आखिरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, जो फ्रांस के सहयोग से बनी है। वाह, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बी तीनों एक साथ। हाँ, ये 3 कमीशनिंग एक तरह से भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम की 3 प्रमुख लाइनों के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब जटिल और आधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां देश में ही बनाने में कितना सक्षम हो गया है। ये आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा सबूत है। अच्छा, इन जहाज़ों और पनडुब्बियों को ऑपरेट करने के लिए खास बंदरगाहों की भी जरूरत होती होगी, खासकर परमाणु पनडुब्बियों के लिए। निश्चित रूप से। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली के पास INS वर्षा नाम का एक नया नौसैनिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। NIS वर्षा, ये क्या है? ये एक हाई सिक्योरिटी बेस है। इसे खास तौर पर भारत की परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के संचालन और रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। ये भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ गया। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कर लेते हैं। अफ्रीका भारत समुद्री अभ्यास AKME 25 का जिक्र है। ये क्या था? ये अपनी तरह का पहला अभ्यास था। अप्रैल 2025 में तंजानिया में हुआ। भारत और तंजानिया ने मिलकर इसकी मेजबानी की। और इसमें कौन शामिल था? इसमें 10 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया। कोमोरोस, जिबूती, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया। मकसद क्या था इसका? मकसद था हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, खासकर पायरेसी, तस्करी वगैरह से निपटने के लिए आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाना। और इसके नाम AKME का कोई खास मतलब? हाँ, एक में स्वाहिली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एकता। ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें, नई तकनीक का विकास और हस्तांतरण, अलग अलग तरह की मिसाइलों की टेस्टिंग, नौसेना का जबरदस्त विस्तार, एकीकृत रक्षा प्रणालियों पर जोर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, तस्वीर तो यही है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बहुत तेजी से और कहना चाहिए व्यापक तरीके से आधुनिक बना रहा है। और इसमें स्वदेशीकरण पर जोर साफ है। आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल, चाहे वो मटेरियल हो, मिसाइल हो, जहाज हो या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, हर जगह स्वदेशीकरण पर जोर दिखाई देता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये सब जानकर किसी को क्या सोचना चाहिए, क्या टेक अवे है? मेरे ख्याल से निचोड़ यह है कि भारत न केवल अपनी मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहा है, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्रों के लिए भी अपनी नींव मजबूत कर रहा है। मेरा भी बहुत बड़ा। हाँ, जमीन, हवा और समुद्र में तो ये तेजी दिख रही है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि रक्षा क्षेत्र में अगला बड़ा मोर्चा क्या हो सकता है जिसके लिए भारत तैयारी कर रहा होगा। क्या वो साइबर सुरक्षा का क्षेत्र होगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रक्षा में इस्तेमाल? इन स्रोतों में इनका ज्यादा जिक्र तो नहीं है, पर शायद भविष्य की दिशा वही हो। हाँ, ये वाकई एक विचार करने वाला सवाल है। पारंपरिक क्षेत्रों में ये मजबूती हासिल करने के बाद शायद यही वो नए आयाम है जहां हमें आने वाले समय में और ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। हो सकता है अगली बार हम इन्हीं पर बात कर रहे हों। हो सकता है। खैर, इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में हो रही हलचलों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास हाल की कुछ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों का एक तरह से भंडार है। जी हाँ, काफी कुछ नया हो रहा है आजकल। आज हम बात करेंगे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की नई उड़ानें हैं। फिर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी बदल गया है। हाँ, नई एआई तकनीकें हैं जो भाषा की दीवारें तोड़ रही हैं। रक्षा में नए आविष्कार और हाँ, जीन एडिटिंग वाली भेड़ें भी हैं। वो भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ये जो सारी जानकारी है इसे थोड़ा खंगालें, सरल बनाएं और देखें कि इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसके मायने समझें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की उस बड़ी योजना से जो देश को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है, सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर। 12 अगस्त 2025 को सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मतलब ISM, उसके तहत 4 और यूनिट्स को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, और इसके साथ ही अब कुल मिलाकर 10 ऐसी परियोजनाएं हो गई हैं जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। 10? हाँ, और ये 6 अलग-अलग राज्यों में फैली होंगी। अगर कुल निवेश देखें तो करीब 1.60 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1.60 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये ISM मिशन, इसका खास लक्ष्य क्या है? देखिए, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो आज के ज़माने के हर इलेक्ट्रॉनिक सामान की जान है। मतलब आपका फ़ोन हो, गाड़ी हो, कंप्यूटर हो, यहाँ तक कि मिसाइलों में भी। सही बात है। तो ISM का मकसद है भारत में ही चिप्स बनाने का, मतलब फैब्रिकेशन का, फिर उनकी पैकेजिंग का, डिज़ाइन तैयार करने का, टेस्टिंग का, इन सब का एक पूरा मजबूत सिस्टम, एक इकोसिस्टम खड़ा करना। सरकार ने इसके लिए कुल 76,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। असल में ये भारत के लिए सिर्फ एक औद्योगिक पहल नहीं है, ये एक रणनीतिक जरूरत है ताकि हम चिप्स के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। अच्छा, मतलब आत्मनिर्भरता। और इसमें वो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI जैसी स्कीमें भी हैं। सुना है स्टार्टअप्स को मदद मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। DLI जैसी योजनाओं से क्या है कि नए डिजाइन और इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है। करीब 278 संस्थान और 72 स्टार्टअप्स इससे अभी तक जुड़ चुके हैं। बढ़िया। और अब ये जो 4 नई यूनिट्स मंजूर हुई हैं, ये भी बहुत अहम है। इनमें करीब 4,600 करोड़ का निवेश होगा और उम्मीद है कि 2,000 से ज्यादा लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। 2,000 नौकरियां, ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, तो ये नई यूनिट्स क्या खास करेंगी? पहली का नाम है 6M प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर में। हाँ, ये इसलिए खास है क्योंकि ये सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC पर आधारित देश की पहली कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगी। सिलिकॉन कार्बाइड, ये आम सिलिकॉन से अलग है? हाँ, काफी अलग। सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान और वोल्टेज झेल सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, पावर ग्रिड्स के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये भारत को एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे ले जा सकती है। अच्छा, दिलचस्प है। और दूसरी यूनिट वो भी भुवनेश्वर में ही है, 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक, 3GGS। हाँ, 3DGS का फोकस रहेगा एडवांस्ड पैकेजिंग पर। देखिए, चिप बनाना एक बात है
और उन्हें सही तरीके से पैक करके डिवाइस में लगाना वो दूसरी अहम बात है। 3DGS ग्लास सबस्ट्रेट जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। इससे चिप्स को और छोटा और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये चिप बनाने की जो पूरी वैल्यू चेन है ना, उसका एक जरूरी हिस्सा है जिसे भारत मजबूत करना चाहता है। समझ गया। और बाकी दो, एक आंध्र प्रदेश में है एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज, AISIP। जी, AISIP जो है वो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, एपैक्ट। उसके साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। अच्छा, विदेशी सहयोग भी है। और चौथी, मोहाली में कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CDIL। हाँ, CDIL मोहाली में उनकी पहले से फैक्ट्री है। वो उसे अपग्रेड करके हाई पावर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाएंगे। ये औद्योगिक इस्तेमाल और पावर सप्लाई वगैरह में काम आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चारों यूनिट्स अलग अलग तरह की सेमीकंडक्टर ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये तो ही चिप बनाने और पैक करने की बात। चिप डिजाइन के मोर्चे पर भी कुछ खबर है? वो 3NM चिप डिजाइन सेंटर का कुछ जिक्र था। बिल्कुल, ये भी बड़ी खबर है। 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3NM यानी 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों की घोषणा की। 3 नैनोमीटर, ये कितना छोटा होता है? बहुत ज्यादा छोटा। आप समझिए कि एक इंसानी बाल की चौड़ाई से हजारों गुना पतला। इस तकनीक से चिप पर लगने वाले ट्रांजिस्टर इतने छोटे हो जाते हैं कि एक नाखून जितनी जगह में अरबों समा जाए। अरबों? हाँ, और इसका फायदा ये है कि भविष्य के डिवाइस और भी तेज होंगे, ज्यादा शक्तिशाली होंगे और बिजली भी कम खाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सुपर कंप्यूटिंग के लिए, स्मार्ट गैजेट्स के लिए समझिए एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। और ये सेंटर नोएडा और बेंगलुरु में रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लगा रही है। वाह, कमाल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक और पहल का नाम सुना है, समर्थ कार्यक्रम। ये क्या है? हाँ, समर्थ। इसे CDOT ने STPI के साथ मिलकर मार्च 2025 में शुरू किया था। CDOT मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। जी हाँ, और STPI है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो इनका मकसद है 5G, 6G, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, AI, IoT और यहाँ तक कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज जैसे जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं, हाँ। उनमें भारतीय स्टार्टअप्स और उद्यमियों को बढ़ावा देना, उनको मदद करना ताकि वो अपने नए आइडियाज को हकीकत में बदल सके। अच्छा, और इन सब तकनीकों को चलाने के लिए, मतलब AI वगैरह के लिए, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और डेटा स्टोरेज चाहिए होता है ना? बिल्कुल। तो इसी कड़ी में उत्तर भारत में एक बड़ा AI रेडी डेटा सेंटर भी खुला है। जी, 10 मार्च 2025 को ग्रेटर नोएडा में सिफी के कैंपस में। इसे सिफी इन्फिनिट स्पेसेस लिमिटेड ने बनाया है। कितना बड़ा है ये? इसमें 3 टावर हैं और कुल क्षमता 130 मेगावाट से ज्यादा है। ये AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल इंडिया के लिए एक मजबूत बुनियाद की तरह काम करेगा। चलिए अब थोड़ा और AI और कंप्यूटिंग की दुनिया में चलते हैं। सरकार ने कला सेतु नाम की एक पहल शुरू की है। ये किस बारे में है? कला सेतु, इसका लक्ष्य है कि जो सरकारी सेवाएं हैं या जो जानकारी है वो आम नागरिक तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे और तेजी से पहुंचे, आसानी से पहुंचे। अपनी भाषा में मतलब बहुभाषी? हाँ, बहुभाषी। भारत जैसे देश में जहां इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां ये बहुत जरूरी है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेवएक्स नाम के एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के जरिए अपनाया है। वेवएक्स, ये क्या है? वेवएक्स मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था। ये मीडिया, एंटरटेनमेंट और भाषा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। अच्छा, और इसी वेवएक्स के तहत भाषा सेतु चैलेंज भी शुरू हुआ है? हाँ, 30 जून 2025 को। ये असल में एक रियल टाइम भाषा अनुवाद की चुनौती है, एक चैलेंज है। आप सोचिए, अगर कोई सरकारी घोषणा होती है या कोई जरूरी जानकारी आती है, हाँ, और वो तुरंत ही रियल टाइम में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में बिल्कुल सही उपलब्ध हो जाए, तो ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। संचार की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही मायने में डिजिटल समावेश इसी से आएगा। और इसी दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम लग रहा है। भारत का पहला AI मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जन। हाँ, भारत जन, ये वाकई एक मील का पत्थर है।
इसे 2 जून 2025 को लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी मतलब यहीं विकसित हुआ और सरकार द्वारा फंड किया गया मल्टी मॉडल LLM है। मल्टी मॉडल, इसका क्या मतलब हुआ? मल्टी मॉडल का मतलब है कि ये सिर्फ टेक्स्ट यानी लिखी हुई चीजों को ही नहीं समझता, अच्छा, बल्कि ये इमेज, तस्वीरें, ऑडियो, आवाज और वीडियो को भी समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे आप उसे कोई तस्वीर दिखाकर सवाल पूछ सकते हैं। अरे वाह! और सबसे खास बात आपने बताई कि ये 25 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। जी हाँ, 25 भारतीय भाषाएं। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। कमाल है। इसे किसने विकसित किया है? इसे IIT बॉम्बे में TIH फाउंडेशन फॉर IoT और IOE है, उन्होंने विकसित किया है। भारत जैसी विविधता वाले देश के लिए ऐसे बहुभाषी और मल्टी मॉडल AI मॉडल्स सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाएं सब कुछ ज्यादा सुलभ बनेगा। और प्राइवेट सेक्टर डे भी इस पर काम चल रहा है। मैंने बैंगलोर के एक स्टार्टअप सर्वम AI का नाम भी सुना है। हाँ, सर्वम AI भी भारत के अपने AI भाषा मॉडल बना रहा है। उनके पास अलग अलग जरूरतों के लिए 3 तरह के मॉडल हैं। एक बड़े कामों के लिए, जिसे वो सर्वम लार्ज कहते हैं, एक है सर्वम स्मॉल जो रियल टाइम कामों के लिए है, और एक है सर्वम एज जो बहुत हल्का है और छोटे डिवाइसेस पर मतलब फोन वगैरह पर भी चल सकता है। अच्छा। और उन्हें एक बहुत शक्तिशाली 70 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल बनाने के लिए सरकार से 6 महीने के लिए 4000 GPU का कंप्यूटिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। 4000 GPU, ये तो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर AI में अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इन सब AI मॉडल्स को चलाने के लिए, जैसा हमने कहा, जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो जरा वैश्विक स्तर पर देखें, सुपर कंप्यूटर्स की रेस में क्या चल रहा है। मैंने सुना दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बदल गया है। हाँ, ये खबर बिल्कुल ताज़ा है। जून 2025 की जो टॉप 500 लिस्ट आई है। टॉप 500, ये क्या है? ये दुनिया के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स की रैंकिंग लिस्ट है, जो साल में 2 बार आती है। तो इस लेटेस्ट लिस्ट के मुताबिक अमेरिका का एल कैप्टन अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। एल कैप्टन, और ये कितना तेज है? ये पहला एक्सास्केल सिस्टम है। एक्सास्केल का मतलब है ये 1 सेकेंड में 1 क्विंटिलियन से ज्यादा गणनाएं कर सकता है। 1 क्विंटिलियन? जी। ये कितना होता है? 1 के आगे 18 जीरो। 18 जीरो, बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे हैं। हाँ, अविश्वसनीय स्पीड है। इसकी घोषणा जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ISC 2025 में की गई। तो अब टॉप 5 में कौन कौन है? टॉप 5 में इस बार अमेरिका का दबदबा दिख रहा है। पहले नंबर पे तो एल कैप्टन हो गया, दूसरे पे है फ्रंटियर जो पहले टॉप पे था, वो भी अमेरिका का ही है। अच्छा। तीसरे पर है ऑरोरा, ये भी अमेरिका का है। चौथे पर जर्मनी का जुपिटर बूस्टर है और 5वें पर फिर से अमेरिका का ईगल। मतलब टॉप 5 में 4 अमेरिका के। और भारत कहाँ है इस लिस्ट में? इस लेटेस्ट टॉप 500 लिस्ट में भारत के 6 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। 6। और हमारा सबसे तेज कौन सा है? हमारा सबसे तेज है एरावत PSAI। ये पुणे के CDAC में लगा हुआ है। एरावत? हाँ, ये दुनिया में अभी 162वें स्थान पर है। 162वें? और इसकी अधिकतम क्षमता है 8.50 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स, ये कितना हुआ? 1 पेटाफ्लॉप्स मतलब 1 सेकंड में 1 क्वाड्रिलियन गणनाएं, यानी 1 के आगे 15 शून्य। तो हम अभी एक्सास्केल तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एरावत जैसे सिस्टम भी हमारे AI रिसर्च के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए और दूसरी वैज्ञानिक खोजों के लिए बहुत जरूरी कंप्यूटिंग शक्ति दे रहे हैं। समझ गया। तो सेमीकंडक्टर, AI, सुपर कंप्यूटिंग, ये सब एक तरह से भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या कुछ नया हो रहा है। भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित किया था। जी हाँ, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसे ग्लेक्स कहते हैं। ग्लेक्स 2025 का 12वां संस्करण नई दिल्ली में मई 2025 में हुआ था। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? थीम थे नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। इसे भारतीय वायुसेना, इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने मिलकर आयोजित किया था। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अहम खिलाड़ी, एक लीडर के तौर पर देख रही है। ये अच्छी बात है।
डीआरडीओ भी काफी सक्रिय दिख रहा है। उन्होंने एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया है। ये क्या चीज होती है? हाँ, 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश में इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण हुआ। जी। ये आप समझिए एक तरह का बहुत बड़ा हाईटेक गुब्बारा या एयरशिप है जो हवा से हल्का होता है। अच्छा। और ये पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर, लगभग 17 किलोमीटर ऊपर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में काम करता है। इसे आगरा की ADRD लैब ने बनाया है, जो DRDO की ही लैब है। 17 किलोमीटर ऊपर। इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि इतनी ऊंचाई से ये बहुत बड़े इलाके पे नजर रख सकता है। ये लंबे समय तक, मतलब हफ्तों या महीनों तक एक ही जगह पर हवा में रह सकता है। तो इसे निगरानी के लिए या कम्युनिकेशन रिले के तौर पर या फिर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिलचस्प है। और रक्षा तकनीक में एक और बड़ी खबर आई थी लेजर हथियार प्रणाली के परीक्षण की। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DW का सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया। DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, आसान भाषा में ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत शक्तिशाली लेजर बीम है। ये बीम इतनी केंद्रित और शक्तिशाली होती है कि वो ड्रोन जैसे छोटे और तेज लक्ष्यों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। लेजर से ड्रोन को मार गिराना, ये तो बिल्कुल भविष्य की जंग जैसा लगता है। इसे किसने बनाया है? इसे हैदराबाद में DRDO का सेंटर है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, चेस, उसने विकसित किया है। ये 30 किलोवाट का लेजर हथियार है। और इसकी क्या अहमियत है? अहमियत ये है कि सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस्ड तकनीक है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस। अच्छा। ड्रोन आजकल युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा खतरा बन गए, आपने देखा ही होगा। तो DEW उनसे निपटने का एक नया और शायद ज्यादा सटीक और कम खर्चीला तरीका हो सकता है। सही कहा। ड्रोन की बात चली है तो ड्रोन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए निडार नाम की एक चुनौती भी शुरू हुई है। जी हाँ, निडार। इसका पूरा नाम है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन ऑथेंटिकेशन एंड रेजिलियंस। इसे मेटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI ने मिलकर मार्च 2025 में लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है? मकसद है छात्रों और शोधकर्ताओं को ऐसे ड्रोन बनाने के लिए प्रेरित करना जो खुद से उड़ सकें, मतलब ऑटोनोमस हो और साथ ही सुरक्षित हो, हैकिंग वगैरह से बच सके। अच्छा, वायुसेना के लिए भी एक नया ट्रेनर विमान आया है, हंसा 3NG। जी, इसे 4 अप्रैल 2025 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। ये 2 सीटों वाला अगली पीढ़ी का शुरुआती ट्रेनर विमान है, मतलब पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग के लिए। और ये स्वदेशी हैं? हाँ, सबसे अच्छी बात यही है कि इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। बेंगलुरु में CSIR की लैब है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL, उन्होंने इसे बनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक और अच्छा उदाहरण है। बढ़िया। सेना ने भी एक नए UAV का परीक्षण किया है, नाम है रुद्रास्त्र। हाँ, रुद्रास्त्र। इसका परीक्षण 11 जून 2025 को पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। ये एक हाइब्रिड वीटल ड्रोन है। वीटॉल, ये क्या होता है? वीटॉल का मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकता है और सीधे नीचे उतर सकता है। इसे उड़ने या उतरने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि इसे कहीं भी, मतलब मुश्किल पहाड़ी इलाकों में या छोटी जगहों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये इसे बहुत लचीला बनाता है। इसकी रेंज 170 किलोमीटर है और ये करीब 1.5 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडरा कर निगरानी या हमला कर सकता है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने विकसित किया है। नौसेना के लिए भी कुछ चल रहा है, नए फ्लीट सपोर्ट जहाज बन रहे हैं। हाँ, नौसेना के जो लड़ाकू जहाज होते हैं उन्हें लंबे समय तक समुद्र में ऑपरेशन करने के लिए बीच बीच में ईंधन, पानी, राशन, गोला बारूद वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्लीट सपोर्ट शिप यही काम करते हैं। ये चलते फिरते लॉजिस्टिक हब की तरह होते हैं। तीसरे ऐसे जहाज की कील, मतलब निर्माण की शुरुआत 15 जुलाई 2025 को कट्टुपल्ली के L&T शिपयार्ड में रखी गई। अच्छा, कुल कितने बनने हैं? कुल 5 ऐसे जहाज बनने हैं। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2023 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट किया था। इनकी डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ बड़े हथियार और जहाज ही नहीं, अंतरिक्ष में नजर रखने की क्षमता भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना?
हाँ। खासकर स्पेस डेब्रिस मतलब अंतरिक्ष के कचरे को देखते हुए। बिल्कुल। सुना इसमें एक भारतीय स्टार्टअप दिगंतारा ने कुछ कमाल किया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दिगंतारा बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है। उन्होंने दुनिया का पहला कमर्शियल अंतरिक्ष निगरानी सैटेलाइट कमीशन किया है, जिसका नाम है स्कॉट, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। दुनिया का पहला कमर्शियल। और ये क्या करता है? ये पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे मलबे को ट्रैक करता है और ये 5 सेंटीमीटर जितने छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है। 5 सेंटीमीटर? इतना छोटा? जी हाँ। अंतरिक्ष में कचरा मतलब पुराने सैटेलाइट के टुकड़े, रॉकेट के हिस्से वगैरह, ये एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई समस्या है। ये हमारे काम कर रहे सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दिगंतारा की ये तकनीक इन खतरों से बचने में, हमारे स्पेस एसेट्स को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकती है। ये तो बहुत जरूरी तकनीक है। जी। अच्छा, डीआरडीओ ने एक और धमाका किया है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। नाम है ETLDCHM। हाँ, ये जुलाई 2025 की खबर है। ये मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। ETLDHM मतलब एक्सटेंडेड रेंज लो ड्रैग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब बहुत तेज? बहुत ज्यादा तेज। इसकी रफ्तार बताई जा रही है मैक 8। मैक 8 ये कितना हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में? मैक 1 मतलब आवाज की रफ्तार, तो मैक 8 हुआ आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज, यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो ब्रह्मोस से भी तेज हुई। हाँ, ये ब्रह्मोस से लगभग दुगनी तेज है और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, 1500 किलोमीटर। और क्या खासियत है इसकी? इसमें स्टेल्थ फीचर्स है, मतलब ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, बीच रास्ते में अपना लक्ष्य बदल सकती है, और सबसे बड़ी बात, इसमें स्क्रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे इतनी भयानक रफ्तार देती है। स्क्रैमजेट? हाँ, ये एक तरह का एडवांस्ड जेट इंजन है जो हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है। तो इस मिसाइल का क्या मतलब है भारत के लिए? मतलब बहुत बड़ा है। ये मिसाइल इतनी तेज है कि ये पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। दुश्मन को इसे ट्रैक करने या प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये पारंपरिक हथियार भी ले जा सकती है और परमाणु हथियार भी, और इसे जमीन, समुद्र या हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस सफलता ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब अंतरिक्ष से जुड़ी एक और खबर थी, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी की। हाँ, वो 18 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सुरक्षित लौट आए। वे बोइंग के नए क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर गए थे। ये वही मिशन है ना जिसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थीं? जी हाँ, ये बोइंग के इस स्टारलाइनर यान की पहली इंसानी उड़ान थी, जो जून 2024 में गई थी। मिशन के दौरान कुछ लीक्स और थ्रस्टर की समस्याएं आई थी, जिसकी वजह से उनकी वापसी में थोड़ी देरी भी हुई, लेकिन अंततः मिशन सफल रहा और दोनों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित वापस आ गए। चलिए, अच्छी बात है। अब भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की तरफ देखें तो वहां भी एक अहम पड़ाव आया है। जी, 17 मार्च 2025 को राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना RAPP की यूनिट 7, जिसे RAPS 7 कहते हैं, उसने बिजली बनाना शुरू कर दिया और उसे सफलतापूर्वक नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया गया। तो ये भारत का कौन सा रिएक्टर बन गया? ये भारत का 25वां ऑपरेटिंग परमाणु रिएक्टर है। इसके साथ ही भारत की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8,880 मेगावाट हो गई है। और RAP 7 में क्या खास है? खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR सीरीज का पहला रिएक्टर है जो चालू हुआ है। भारत ऐसे कई और 700 मेगावाट के रिएक्टर बना रहा है। ये भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को पाने में बहुत मददगार साबित होंगे। दुनिया भर में भी काफी कुछ चल रहा है। चीन ने अंटार्कटिका में एक नया टेलीस्कोप लगाया है। हाँ, उसका नाम है 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई। ये एक बहुत ही एडवांस्ड रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप है। इसे अंटार्कटिका में चीन के जोंगशान स्टेशन पर लगाया गया है। ये ब्रह्मांड के शुरुआती दौर और तारों के बनने जैसी चीजों का अध्ययन करेगा। और नासा का पार्कर सोलर प्रोब,
वो भी कुछ रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ, पार्कर सोलर प्रोब सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। 24 दिसंबर 2024 को ये सूरज के इतने करीब पहुंच गया जितना आज तक कोई भी मानव निर्मित वस्तु नहीं पहुंची थी। कितना करीब और क्या हुआ? ये सूरज की सतह से सिर्फ 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर था। इसने लगभग 4.5 लाख मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार हासिल की और करीब 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना किया। ये सूरज के कोरोना यानी उसके बाहरी वायुमंडल को समझने में मदद कर रहा है। बाप रे, 1400 डिग्री, कमाल है। चीन का एक और मिशन है तियानवेन 2। हाँ, तियानवेन 2 मई 2025 में लॉन्च किया गया था। ये चीन का एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। मतलब ये किसी क्षुद्र ग्रह से सैंपल लाएगा? जी हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य है पृथ्वी के पास का एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, जिसका नाम है कामो उलेवा। वहां जाना, उसकी सतह से सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। इसके बाद ये यान आगे बढ़कर मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट के एक धूमकेतु 311P पैनस्टार्स तक भी जाएगा। ये अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं को दिखाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं और बायोटेक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई कुछ दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले भारत में पहली जीन संपादित भेड़ तैयार की गई है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। श्रीनगर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, SKUAST। वहां के वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने CRISPR-Cas9 नाम की जो जीन एडिटिंग तकनीक है, हाँ, क्रिस्पर का नाम तो सुना है, उसका इस्तेमाल करके वहां की जो स्थानीय मरीनो भेड़ है उसके एक खास जीन मायोस्टैटिन जीन में बदलाव किया है। मायोस्टैटिन जीन, इससे क्या होता है? ये जीन मांसपेशियों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो वैज्ञानिकों ने इस जीन को इस तरह से एडिट किया कि भेड़ की मांसपेशियों की ग्रोथ बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30% की वृद्धि हुई है। 30% ज्यादा मांसपेशियां। इसका मकसद क्या था? मकसद था कि ये भेड़ मांस उत्पादन के मामले में यूरोप की एक नस्ल है, टेक्सेल भेड़, उसके जैसी हो जाए जिसमें ज्यादा मांस होता है। पहले मेमने का नाम पश्मीना रखा गया है। वो दिसंबर 2024 में पैदा हुई थी और बताया गया है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और सामान्य रूप से बढ़ रही है। अच्छा, क्या इसमें किसी दूसरी नस्ल का डीएनए डाला गया है या कोई बाहरी चीज? नहीं, और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें कोई बाहरी या विदेशी डीएनए नहीं डाला गया है। सिर्फ भेड़ के अपने ही जेनेटिक कोड में उसी की आनुवांशिक सामग्री में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये तकनीक कृषि और पशुपालन में क्रांति ला सकती है। हम बीमारियों से लड़ने वाली या ज्यादा दूध देने वाली या बेहतर ऊन देने वाली नस्लें तैयार कर सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जीन एडिटिंग से जुड़े नैतिक सवाल भी उठते हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। सही कहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और खबर है। आंध्र प्रदेश ने मच्छरों से निपटने के लिए AI और IoT का इस्तेमाल शुरू किया है। हाँ, उन्होंने जुलाई 2025 में एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम SMOS लॉन्च किया है। SMOS ये कैसे काम करता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर का इस्तेमाल करता है। ये सेंसर अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे और ये मच्छरों के घनत्व, उनके पनपने की जगहों, मौसम के पैटर्न वगैरह का डेटा इकट्ठा करेंगे। फिर AI इस डेटा का विश्लेषण करके बताएगा कि कहां पर मच्छर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का खतरा ज्यादा है। अच्छा, तो इससे रोकथाम में मदद मिलेगी। बिल्कुल, इससे स्वास्थ्य अधिकारियों को समय रहते पता चल जाएगा कि कहां पर ध्यान देना है, कहां दवा का छिड़काव करना है या दूसरे उपाय करने हैं। ये बीमारियों को फैलने से रोकने में काफी कारगर हो सकता है। ये तकनीक का स्वास्थ्य सेवाओं में एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी लग रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य की बात करें तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जी हाँ, ये अप्रैल 2025 की बात है। इस टीके का नाम है MEN5CV, जिसे MEN5 भी कहते हैं। MEN5CV, इसमें क्या खास है? खास ये है कि ये मेनिंजाइटिस फैलाने वाले 5 प्रमुख बैक्टीरिया स्ट्रेन्स A, C, W, Y और X से सुरक्षा देता है।
पहले जो टीके थे वो आमतौर पर 4 स्ट्रेन से ही बचाते थे। स्ट्रेन एक्स खासकर अफ्रीका के मेनिंजाइटिस बेल्ट कहे जाने वाले इलाके में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। तो ये नया टीका वहां के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत में भी कुछ और पहले हुई हैं, जैसे कि AISCZ और किसान कवच। जी, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ स्थापित किया जा रहा है। ये AI कंपनियों और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने, उन्हें सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जा रहा है ताकि भारत AI इनोवेशन का हब बन सके। और किसान कवच ये क्या है? किसान कवच भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। इसे खास तौर पर उन किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। अच्छा, उनकी सुरक्षा के लिए। हाँ, कीटनाशक बहुत हानिकारक हो सकते हैं। ये बॉडी सूट हल्का है, हवादार है और किसानों को इन खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आने से बचाता है। इसे बेंगलोर में BRHIDP इंस्टेम नाम के संस्थान ने विकसित किया है। ये तो किसानों के लिए बहुत जरूरी चीज है। और बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बायोसारथी और एम्स दिल्ली में स्वदेशी MRI मशीन, इनके बारे में भी बताएं। बायोसारथी नई दिल्ली में शुरू की गई एक मेंटरशिप पहल है। इसका मकसद है जो नए बायोटेक स्टार्टअप्स हैं उन्हें अनुभवी लोगों से गाइडेंस और सपोर्ट दिलाना ताकि वो सफल हो सकें। और एम्स दिल्ली में स्वदेशी MRI? हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। एम्स दिल्ली भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी MRI मशीन लगाने जा रहा है। अभी तक हम MRI मशीनों के लिए आयात पर निर्भर थे, जो बहुत महंगी होती हैं। तो ये मशीन भारत में बनी है? हाँ, इसे मुंबई स्थित साइमीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च संस्थान ने विकसित किया है। एम्स ने साइमीर के साथ समझौता किया है और लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक ये 1.5 टेस्ला का MRI स्कैनर एम्स में लग जाए। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ी चिंताजनक खबर युगांडा से है। वहां सूडान वायरस रोग SVD का प्रकोप हुआ है। हाँ, ये मार्च 2025 की रिपोर्ट है। युगांडा में सूडान वायरस रोग SVD के 14 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिनमें 5 मौतें भी शामिल थीं। सूडान वायरस ये क्या है? ये इबोला वायरस परिवार का ही एक वायरस है। इसके लक्षण भी इबोला जैसे ही होते हैं। तेज बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और बाद में उल्टी, दस्त और ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्या इसका कोई इलाज या टीका है? दुर्भाग्य से अभी तक सूडान वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रमाणित इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को मैनेज करने पर केंद्रित होता है, इसलिए ये एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। ये चिंता की बात है। चलिए, अब आखिर में कुछ और विविध लेकिन दिलचस्प विज्ञान और प्रौद्योगिकी की झलकियों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। IIT खड़गपुर ने एक इको फ्रेंडली नेविगेशन ऐप ड्रम बनाया है। हाँ, ड्रम। ये गूगल मैप्स जैसा ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये आपको सिर्फ सबसे छोटा या सबसे तेज रास्ता ही नहीं बताता। तो फिर क्या बताता है? ये उस रास्ते को भी प्राथमिकता देता है जहां हवा की क्वालिटी बेहतर हो और आपकी गाड़ी का ईंधन या अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ऊर्जा कम खर्च हो। ये रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा और ट्रैफिक की जानकारी का इस्तेमाल करके आपको ज्यादा टिकाऊ विकल्प सुझाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों के लिए ये काफी उपयोगी हो सकता है। ये तो बड़ी आइडिया है। एक और अनोखी चीज, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। जी, ये महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट के पास विकसित किया जाएगा। इसमें भारतीय नौसेना के एक पुराने सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार को समुद्र के नीचे रखा जाएगा। पर्यटक स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग के जरिए इसे देख पाएंगे। ये पर्यटन को बढ़ावा देने का एक नया तरीका है। BSNL ने हैदराबाद में क्वांटम 5G FWA का सॉफ्ट लॉन्च किया है। ये FWA क्या है? FWA का मतलब है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। आसान भाषा में समझें तो ये बिना तार बिछाए 5G मोबाइल नेटवर्क के जरिए घरों और दफ्तरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने की तकनीक है। बिना तार के फाइबर जैसी स्पीड? हाँ, दावा यही है। BSNL की ये तकनीक स्वदेशी है और सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं होती।
ये कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां फाइबर केबल बिछाना मुश्किल या महंगा है। क्वांटम शब्द का इस्तेमाल शायद मार्केटिंग के लिए है, असल तकनीक 5G FWA ही है। अच्छा। और भारत की AI ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत डेटा सागर पहल शुरू हुई है। हाँ। भारत डेटा सागर, इसका लक्ष्य है भारत केंद्रित, मतलब हमारी भाषाओं, संस्कृति और संदर्भों से जुड़े बड़े डेटा सेट तैयार करना। किस लिए? ताकि भारत जेन जैसे जो भारतीय AI मॉडल बन रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए सही और प्रासंगिक डेटा मिल सके। अगर AI को भारतीय संदर्भ की समझ होगी, तभी वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो पाएगा। सही बात है। और सरकार ने 2030 तक 6G में लीडर बनने का अपना इरादा, भारत 6G विजन भी दोहराया है। जी हाँ, भारत 5G को तेजी से अपना रहा है, लेकिन साथ ही 6G पर भी काम शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि जब 6G तकनीक आए तो भारत उसमें सिर्फ उपभोक्ता न हो, बल्कि एक प्रमुख विकासकर्ता और निर्यातक बने। रक्षा और समुद्री अनुसंधान के लिए भी नए केंद्र खुले हैं। हाँ, DRDO ने दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC का उद्घाटन किया है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन जैसी भविष्य की तकनीकों पर काम करेगा। और गोवा में NCPOR नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च में 2 नई आधुनिक सुविधाएं, सागर भवन और पोलर भवन, खोली गई हैं, जो समुद्री और ध्रुवीय अनुसंधान को बढ़ावा देंगी। इसी तरह फोरेंसिक साइंस पर शिखर सम्मेलन हुआ, विज्ञान धारा योजना का आवंटन बढ़ा, गहरे समुद्र में जाने वाला सबमर्सिबल मत्स्य 6000 का परीक्षण हुआ। हाँ, मत्स्य 6000 भारत का मानवयुक्त पनडुब्बी है, जो समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकेगा। इसका परीक्षण फरवरी 2025 में हुआ। ये गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाने में मदद करेगा। और एम्स में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए सृजनम प्लांट, गर्भावस्था डेटा के लिए गर्भिणी दृष्टि रिपोजिटरी, सेना के लिए सर्विलांस सिस्टम संजय, काफी कुछ है। हाँ, सृजनम एक ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। गर्भिणी दृष्टि गर्भावस्था से जुड़े भारतीय डेटा का एक बड़ा संग्रह है, जो रिसर्च में मदद करेगा। और संजय सेना और BEL द्वारा विकसित एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। गूगल का फायरसैट भी है, जो AI से जंगल की आग का पता लगाएगा। हाँ, गूगल ने फायरसैट नक्षत्र का पहला उपग्रह लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट्स AI का इस्तेमाल करके जमीन पर जंगल की आग का रियल टाइम में पता लगाएंगे और चेतावनी जारी करेंगे। असम सरकार भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है, ASMSat। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो हुआ, चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट की हाफ मैराथन हुई। हाँ, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की दौड़, ये भी दिलचस्प था। एनवीडिया ने जेनेटिक रिसर्च के लिए EVO2 AI सिस्टम बनाया और नासा ने सौर हवा का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है। मतलब हर तरफ कुछ न कुछ नया हो रहा है। बिल्कुल। तो ये थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया से कुछ चुनिंदा, लेकिन कह सकते हैं काफी अहम हलचलों की एक झलक। हमने देखा कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर्स, AI, 6G जैसी जो कोर टेक्नोलॉजी हैं, उनमें अपनी नींव मजबूत कर रहा है। जी हाँ। और साथ ही रक्षा, बायोटेक और यहाँ तक कि पर्यावरण अनुकूल नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में भी नए नए अनूठे प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि ये सब कितनी तेजी से हो रहा है। आप देखिए, अलग अलग क्षेत्र, खासकर AI, कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। आर्या रुद्रस्त्र ड्रोन, या फिर आम नागरिक से संवाद हो, जैसे कला सेतु या भारत जेन। हमें एक तरफ राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा दिख रही है, दूसरी तरफ स्टार्टअप इकोसिस्टम की जबरदस्त ऊर्जा जी, और साथ ही वैश्विक वैज्ञानिक रुझानों का भी असर है। सेमीकंडक्टर से लेकर सुपर कंप्यूटर और जीन एडिटिंग तक। आप देखिए, क्षमता निर्माण पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर एक स्पष्ट जोर है। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, हम देख रहे हैं कि तकनीक, खासकर AI और जीन एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व, मतलब पहले कभी ना देखी गई गति से आगे बढ़ रही है। ये इंसानी क्षमताओं को बढ़ा रही है, उन्हें बदल भी रही है। हाँ, ये बदलाव तो ला रही है। तो जैसे जैसे ये प्रौद्योगिकियां हमारे रोजमर्रा के जीवन का और भी गहरा हिस्सा बन रही हैं, हमारे काम करने के तरीके, हमारे इलाज के तरीके, हमारे संवाद के तरीके बदल रही हैं, हमें शायद अपने समाज पर और जीवन जीने के तरीकों पर इनके पड़ने वाले असर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए।
किन बदलावों के लिए हमें तैयार रहना होगा? कौन से नैतिक सवाल हैं जिन पर हमें विचार करना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का सत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक का संपूर्ण सारांश। अगर आपको यह लेक्चर मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। और हाँ, IAS-Zen चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई अपडेटेड क्लास तुरंत मिल सके। याद रखिए, IAS-Zen के साथ काम माइंड, क्लियर गोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।